हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम द हिंदू का बहुत ही एक यूनिक सा सेशन लेकर के आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो आज की ये शुरुआत होने वाली है वो कंटिन्यूस बनी रहे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मई मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे जो डेली करंट अफेयर्स को नहीं फॉलो कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है जो ऑफिस में काम करते हैं, वर्किंग होते हैं, उनके लिए डेली 1 घंटे का वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से हम क्या करने जा रहे हैं, मंथली करंट अफेयर्स की स्पेशली द हिंदू की जो है वो सीरीज़ चालू करने के लिए जा रहे हैं। हर महीने के एंड में आपके पास में एक कंपाइलेशन आएगा जिसमें पूरे महीने भर के जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है अलग अलग सेक्टर से, चाहे वो इकोनॉमी का हो, पॉलिटी का हो, साइंस का हो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सारे को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट कोई भी ऐसा इंसान हो जो कि डेली नहीं फॉलो कर पा रहा है वीडियो, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो कि साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं, उनको कहीं से भी कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप ना हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये मंथली करंट अफेयर्स की जो पूरी सीरीज़ है वो शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केवल उन्हीं को मैंने शामिल किया हुआ है। हर दिन बहुत सारी खबरें आती हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको हमने यहाँ पे शामिल किया है। हर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जानेंगे कि वो चर्चा में क्यों रहा, और उसके बाद जितना भी वहाँ से एक तरीके से फैक्चुअल चीज़ें या फिर डाटा आपको जानना ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, उन सारी चीज़ों को हमने टॉपिक को यहाँ पर शामिल किया है। बहुत सारा लगभग 1.5-2 घंटे की ये क्लास होगी, लेकिन आपको एक पूरा कंपाइलेशन एक ही वीडियो में पूरे मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में मिलने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूज़फुल ये सीरीज़ रहेगी आपके लिए। आई होप आप सभी को पसंद में आएगा। और चलिए शुरू करते हैं। बहुत लंबा सेशन तो नहीं, मैं भी कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटे नहीं, ये भी इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है न्यूज़, उसको देखते हैं, और 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, सारे जो भी टॉपिक्स होंगे जिसमें हमें लगेगा कि हमें ब्रीफ में जाने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम उस तरीके से चलेंगे। जिन न्यूज़ में ऐसा लगेगा कि बस ओवरव्यू की ज़रूरत है, उसको वैसे हम ऊपर से देखते चलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एक जो आपका पूरा के लिए क्या होने वाला है, यहाँ पर बहुत ही यूज़फुल ये पूरा सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप एंड तक ये पूरा वीडियो देखेंगे और लास्ट तक यहाँ पर बने रहेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरू कर लेते हैं आज का पूरा सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कोटा बम्बू लाइटिंग के बारे में। कोटा बम्बू लाइटिंग के बारे में क्या है, ये एक तरीके की प्राकृतिक घटना है, बहुत ही यूनिक तरीके की घटना है। बहुत क्विक जाऊंगी मैं, तो कई लोगों को स्पीड से अगर प्रॉब्लम होगी तो वो थोड़ा सा कम ज़्यादा करके आप अपने यूट्यूब की सेटिंग में जा करके थोड़ा स्पीड को कम ज़्यादा करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक लेक्चर होने वाला है। लगभग 31 दिन का ये पूरा आपका करंट अफेयर्स रहने वाला है। तो बहुत ही लंबा क्लास अगर मैं बना दूंगी तो आप लोग भी देख ही नहीं पाएंगे, और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ और उस पर रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हम शॉर्ट में जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। हाँ, ये चीज़ ज़रूर होगी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका नहीं स्किप होगा, इसकी मैं गारंटी ले सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कोटा बम्बू लाइटनिंग के बारे में। ये क्या है, एक तरीके का बहुत ही सुंदर यूनिक सी प्राकृतिक घटना है। स्पेशली कहाँ पर होती है, तो वेनेजुएला में होती है। ये घटना जो है वेनेजुएला में होती है, और कोटा बम्बू रिवर जो है वेनेजुएला का, वहाँ पर ये प्राकृतिक घटना होती है, इसलिए इसको नाम रखा गया है कोटा बम्बू लाइटिंग। ठीक है, ये आपको टर्म वाइज ही क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बात क्या की जा रही है, यहाँ पर लगभग 1 मिनट में बहुत बार बिजली कड़कने की जो है इस तरीके की घटनाएं होती हैं। कहाँ पर होती है, वेनेजुएला में। ठीक है, तो कोटा बम्बू लाइटनिंग के बारे में याद रखिएगा, वेनेजुएला की ये घटना है और एक तरीके से प्राकृतिक घटना है। बिजली जो है वो कड़कती है, इस वजह से होता है। और बिजली क्यों कड़कती है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा चार्ज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत गर्म है, इस वजह से बहुत तेज़ी से बहती हैं। तो वहाँ पर एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो जाती है, और उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल में बदल जाते हैं, और उसकी वजह से है जो कि बिजलियाँ जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़कती है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा किसके बारे में बात की जा रही है, कोटा बम्बू लाइटनिंग के बारे में। कहाँ पर है, वेनेजुएला में, और स्पेशली कहाँ पर है, तो कैरिबियन सी जो है वेनेजुएला के पास में, वहाँ पर ये पूरा जो है लाइटनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा वेनेजुएला का मैप देख लेते हैं। तो वेनेजुएला का ये मैप है, और इसकी राजधानी कहाँ पर आपको दिख रही होगी, कोलंबो जो है, वहाँ पर आपको वेनेजुएला की राजधानी आपको देखना पड़ेगा। इसमें राजधानी नहीं है,
तो बात वेनेजुएला की अगर हो रही है तो वेनेजुएला का थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कहाँ पर ये पाया जा रहा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कोलंबिया, कोलंबिया के नॉर्थ साइड में आपको वेनेजुएला दिखाई देगा, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्राज़ील, ये आपको दिख रहा है गुआना आपके राइट साइड में वेनेजुएला के। वेनेजुएला की कैपिटल कहाँ है? तो कराकस जो है इसकी कैपिटल है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने बात की थी कैरिबियन सी की, जहाँ पर ये लाइटनिंग इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको वेनेजुएला के बिल्कुल लेफ्ट साइड में नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको कैरिबियन सी दिख रही है। और यहाँ पर जो है पानी का जो प्रवाह है धाराओं में इलेक्ट्रिक चार्जिंग की वजह से क्या होता है, लगभग 1 मिनट में 28 बार बिजली कड़कने की ये घटना होती है। सालों से चल रही है और ये हर समय ये चालू ही रहती है। ऐसा नहीं है कि दिन में एक आध बार ये घटना होती है, दिन भर आपको कोटाटम्बो लाइटनिंग देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर? वेनेजुएला में। तो प्रकृति का एक बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है अगर कभी एग्जाम में आपके पास आ जाए कि कोटाटम्बो लाइटनिंग क्या है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि एक तरीके से टॉरेंट ऑफ करंट है, यानी कि जो बिजली है उसका एक तरीके से बहुत ही प्रवाह है, बिजली कड़कना एक समय में 1 ही मिनट में बहुत बार, यानी कि लगभग 28 बार ये पूरा जो प्राकृतिक घटना है वो होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारी न्यूज़ है बहुत ज़्यादा चर्चा में रही इस पूरे महीने और अभी भी ये चर्चा में है क्योंकि रिसर्च का ये टॉपिक बनी हुई है। बात की जा रही है H5N1 जो वायरस है उसके बारे में। तो H5N1 वायरस, पहली बात तो ये कि किस तरीके का, एक तरीके का जूनोटिक डिसीज़ है। साथ के साथ में ये बेसिकली बर्ड फ्लू में आता है और बर्ड फ्लू वगैरह इसको बोला जाता है लोकल भाषा में। और ये जनरली जो है जानवर जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले चमगादड़, सूअर, इन सारी चीज़ों में देखा गया था। अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ जो है क्यों निकल के आ रही है, क्योंकि हमने स्पेशली इंडिया में डक्स जो हैं केरला में, उनमें जो है बहुत ज़्यादा H5N1 वायरस के केसेस देखे हैं और बहुत समय समय पर इंडिया में भी बर्ड फ्लू वगैरह के केसेस आते रहते हैं। तो H5N1 जो है बेसिकली एक तरीके से इन्फ्लुएंजा या वायरस है, ठीक है। बर्ड फ्लू इसको बोला जाता है लोकल भाषा में और पशु पक्षियों में ये ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर H5N1, इसी का नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एवियन इन्फ्लुएंजा बोल दिया जाए तो भी वो H5N1 के बारे में ही बात की जा रही है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? तो 1996 में चाइना में इसकी उत्पत्ति हुई है। किस तरीके का एक वायरस है ये? रोगजनक वायरस है, मतलब कि बीमारी जो है वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है जो भी पशु पक्षी होते हैं उनमें। अभी इसके ह्यूमन ट्रांसमिशन की जो है खबर इस तरीके से नहीं आई है। स्टडी रिसर्च इसके ऊपर की जा रही है कि क्या ये जानवरों से जो है मानव में, यानी कि हम आप जो इंसान हैं उनमें पहुँच सकता है क्या। फिलहाल इसके ऊपर कोई स्टडी अभी तक नहीं आई है कि ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस तक, लेकिन ये ज़रूर है कि ये बर्ड्स वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। इससे बहुत बड़े लेवल पे जो है पशु पक्षियों की डेथ हो जाती है इस वायरस की वजह से, ठीक है। सबसे पहले बात की हमने 1996 में चाइना में देखा गया था, रोगजनक वायरस है ये। और फिर हमने आगे चल के देखा कि उत्तरी अमेरिका में लोमड़ी वगैरह में, प्यूमा, भालू, इन सारे लगभग स्तनधारी जो जानवर होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा देखा गया। फिर आगे बहुत सारी कंट्रीज़ में धीरे धीरे स्प्रेड हुआ और उसके बाद में जो है वो इंडिया में स्पेशली केरला वगैरह वाले स्टेट्स में आपको बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। तो H5N1 बर्ड फ्लू के बारे में याद रखिएगा, इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रही और ये आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? विशिष्टुएट्स अ वेडिंग। ये बेसिकली एक तरीके से रिचुअल फॉलो किया जाता है। कहाँ पर? तो ये रिचुअल आपका फॉलो किया जाता है कर्नाटका में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें होते हैं तमिलनाडु के और साथ के साथ में और भी आसपास के जो भी स्टेट्स होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है इस तरीके से क्योंकि आपने अगर पेपर देखा होगा तो आपको कई बार ऐसी चीज़ें दिखी हैं, जैसे पिछले साल यानी कि सेकेंड लास्ट ईयर मिताक्षरा के बारे में पूछा गया था। मिताक्षरा परंपरा में पितृसत्तात्मक थी या किस तरीके की थी, इसके बारे में बात की गई थी। तो आर्ट एंड कल्चर में भले ही कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके बारे में आपने सुना नहीं होता है। तो फिलहाल पिछले महीने ये बहुत न्यूज़ में रही है। क्यों न्यूज़ में रही है? क्योंकि एक तरीके का ये फेस्टिवल है जो स्पेशली तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? अप्रैल और मई मंथ में मनाया जाता है। इसको बोला जाता है कुवगम फेस्टिवल, ठीक है। तो कुवगम फेस्टिवल अगर बोला जाए तो ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और बेसिकली किस कम्युनिटी के लिए है ये? तो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसके लिए ये जो फेस्टिवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जो ज़िला है वहाँ पर ये मनाया जाता है।
है, कुआगम फेस्टिवल इसको बोला जाता है। कौन से मंथ में? तो पूरा अप्रैल से मई के मंथ में लगभग 15 दिनों तक ये चलता है। और बेसिकली ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं ये ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि बिल्कुल श्रृंगार करके दुल्हन की तरह एक तरीके से श्रृंगार करके आते हैं और ये मंदिर में रिचुअल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे एक हिस्ट्री रही है। ये जो है पूरा इरावन बोला जाता है, ये जो त्यौहार इरावन को समर्पित है, जिनको कुट्ठन डावर भी बोला जाता है। तो बेसिकली भगवान कृष्ण से रिलेटेड है ये कुछ चीज़ें कि कोई ट्रांसजेंडर उस समय में भगवान कृष्ण ने एक मोहिनी का रूप धारण कर लिया था और इस तरीके से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का माना जाता है कि उदय हुआ है और उसको ये सेलिब्रेट करने के लिए कुआगम फेस्टिवल जो है वो मनाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है और बेसिकली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को क्या है, ये बिलोंग करता है। अप्रैल और मई मंथ में मनाया जाता है, लगभग 15 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि अनुष्ठानिक डांस वगैरह किए जाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से ये सज धज करके आते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग और वहाँ पर डांस परफॉर्म करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कुआगम फेस्टिवल के बारे में। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है परक्यूजन मेस्ट्रो अरविंदक्षम मरार, इनकी अभी डेथ हुई है। तो कई बार पर्सनैलिटी जिनकी रिसेंट में डेथ होती है बहुत फेमस होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो बात किसके बारे में की जा रही है? अरविंदक्षम जी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ये बेसिकली एक तरीके से मेस्ट्रो जो है, परक्यूजन मेस्ट्रो जो है वो एक बजाने का काम करते थे, वाद्य यंत्र जिसको बोला जाता है, ढोलक के जैसे ही दिखता है वो, उस तरीके का ये वाद्य यंत्र बजाने का काम करते थे। काफ़ी लगभग 47 ईयर्स तक इन्होंने ये काम किया हुआ है। 82 ईयर की एज में अभी इनकी डेथ हुई है। ठीक है, बेसिकली ये त्रिशूर जिले से बिलोंग करते थे। इनका पूरा नाम किलाथ अरविंदाक्षम मरार था। ठीक है, तो और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको हमारे यहाँ पे बहुत जो सर्वोच्च साहित्य के क्षेत्र में जो अवार्ड्स होते हैं वो भी मिले हुए हैं, तो इसलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो नाम इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि वनडे एग्जाम्स में जनरली बेसिकली पूछ लिया जाता है। तो अरविंदक्षम मरार जी का नाम याद रखिएगा। परक्यूजन मेस्ट्रो जो है वो बजाते थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। 82 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे। अगली न्यूज़ क्या है? मार्च माइनिंग आउटपुट ग्रोथ स्लोज टू 1.2 सिग्नल ऑफ IIP। तो IIP जो है हमारे यहाँ पे क्या करता है, इस तरीके के माइनिंग से रिलेटेड और अलग अलग जो हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं उससे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुआ है, कितना उत्पादन हुआ है, कितनी कमी हुई है, उसको लेकर के डाटा जारी करता है। हमारे लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि ये हर महीने चेंज होता रहता है, क्योंकि किस महीने क्या प्रोडक्शन हुआ ये पूछने भी नहीं वाली है आपसे UPSC या फिर कोई भी एग्ज़ाम में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरीके का डाटा जारी कौन करता है और जारी करने का उद्देश्य क्या होता है। तो IIP जो है वो इस तरीके का डाटा जारी करता है कि किस तरीके से माइनिंग क्षेत्र में ग्रोथ हो रही है, रिफाइनरी या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में कितनी ग्रोथ हो रही है। IIP ये डाटा क्यों जारी करता है? क्योंकि इससे पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से चलने वाली है। ठीक है, तो आने वाले भविष्य में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी रहने वाली है ये प्रोडक्शन से ही पता चलता है। जितने मैसिव लेवल पे अच्छा प्रोडक्शन होगा उतनी अच्छी हमारी ग्रोथ होगी। इसलिए क्या होता है, मंथली बेसिस पे ये जो IIP है ये सारे डाटा को जारी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले IIP के बारे में देख लेते हैं। इसको बोला जाता है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल जो है एक तरीके से इंडेक्स है जो कि प्रोडक्शन के बारे में बताता है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो IIP एक तरीके से हिंदी में इसको कहते हैं औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। और बेसिकली काम क्या करता है, निश्चित समय अवधि में वो क्या करता है, अर्थव्यवस्था में जितने भी उद्योग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो रिफाइनरी हो, कोल इंडस्ट्री हो, चाहे वो माइनिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वाली इंडस्ट्री हो, तो उन इंडस्ट्रीज़ में क्या ग्रोथ हुई है निश्चित समय अवधि में, इसको बताने का काम IIP का होता है। ठीक है, यानी कि औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का होता है। मैंने स्टार्टिंग में बात की कि 8 कोर सेक्टर्स हैं हमारे जो कि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि वो 8 कोर सेक्टर कौन है, और ये 8 जो कोर सेक्टर है वो GDP का लगभग 40% योगदान रखते हैं। तो GDP के 40% का जो ग्रोथ है वो अकेले इन 8 कोर सेक्टर से निकल करके आता है, जो कि बेसिकली क्या है, इंडस्ट्रीज़ हैं अलग अलग तरीके की। तो बात करेंगे 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें वेटेज के हिसाब से देखें तो आपको दिखाई देगा रिफाइनरी, उसके बाद आपको दिखाई देगा बिजली, उसके बाद इस्पात, फिर आपका आएगा कोयला,
फिर आएगा कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल, उसके बाद प्राकृतिक गैस, फिर आपका आएगा सीमेंट और लास्ट में आएगा उर्वरक। यानी कि सबसे कम वेटेज आपको जो हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर्स है उनका दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से उद्योग का है? रिफाइनरी उद्योग जो है हमारा, उसका सबसे ज़्यादा लगभग 47% के अराउंड जो है वो वेटेज जो है अकेले रिफाइनरी सेक्टर का है हमारे ग्रोथ में, हमारी जो इन्वायरमेंटल ग्रोथ है उसमें। और उसके बाद में फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील आता है, कोल आता है, क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस, सीमेंट और उर्वरक। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग में साथ के साथ में मल्टीपल ऑप्शन जो चूज़ करने होते हैं वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन 4 या 5 जो हैं वो 8 कोर सेक्टर्स में शामिल है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जारी कौन करता है इनके बारे में डाटा? तो IIP जो है वो इनके बारे में डाटा जारी करता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बात की जा रही है अप्रैल पाम ऑयल इंपोर्ट स्वेल टू 3 मंथ हाई। हम तो करंट अफेयर्स मई का डिस्कस कर रहे हैं, फिर अप्रैल की बात कहाँ से आई? तो जो भी एक महीने में जो भी एक तरीके से डेवलपमेंट होता है वही तो अगले महीने न्यूज़ में आती है। तो पूरे अप्रैल मंथ का ये डाटा जो है जब निकाल के लाया गया है, किसके बारे में? पाम ऑयल इंपोर्ट के बारे में। पाम ऑयल जिसको ताड़ का तेल बोला जाता है, उसका इंपोर्ट हम करते हैं। क्यों इंपोर्ट करते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं आपके सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों में, आपके फूड के लिए, प्रोसेस्ड फूड के लिए भी आप इसका बहुत यूज़ करते हैं। साथ के साथ में फ्यूल वगैरह बनाने के लिए भी पाम ऑयल का बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होता है। ठीक है, तो पाम ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे यहाँ पे इसका उत्पादन कम होता है, इस वजह से ज़्यादातर पाम ऑयल इंडिया क्या करती है? इंपोर्ट करती है। और अगर आप इंपोर्ट डेस्टिनेशन देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड वाइड पाम ऑयल कहाँ पर होता है, तो इंडोनेशिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो अभी बात की जा रही है कि इंडिया के रिस्पेक्ट में कि पिछले 3 महीने में सबसे हाईएस्ट जो इंपोर्ट है वो अप्रैल महीने में हुआ है पाम ऑयल का। ठीक है, तो पाम ऑयल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक तरीके के खाद्य वनस्पति तेल है। ठीक है, ताड़ के फल से ये निकल के आता है, जिसको मेसोकॉर्प बोला जाता है। जो मेसोकॉर्प यानी कि जो गूदा होता है ताड़ का, उससे निकल करके आता है। उपयोग मैंने बताया खाना पकाने में, प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन में, प्रोसेस्ड फूड वगैरह में, चॉकलेट, साबुन, शैम्पू वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो पाम ऑयल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगली बात मैंने बताई कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के साथ एक और कंट्री है मलेशिया में। तो अकेले इंडोनेशिया और मलेशिया मिल करके पूरे विश्व का लगभग 90% प्रोडक्शन क्या करते हैं? पाम ऑयल का करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और अगर बात की जाए केवल इंडोनेशिया के रिस्पेक्ट में, तो 2021 का डाटा बताता है कि लगभग 45 मिलियन टन से अधिक की सबसे बड़ी मात्रा जो है हमने क्या की है? उत्पादन किया है। किसने? इंडोनेशिया है। ठीक है, तो पाम ऑयल से रिलेटेड कुछ ये 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहली बात तो ये कि क्या है ये? तो ये एक तरीके का खाद्य वनस्पति तेल है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है बात कर ली हमने, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडोनेशिया और मलेशिया करते हैं। और इंडिया जो है पाम ऑयल का बहुत बड़ा एक तरीके से आयातक यानी कि इम्पोर्टर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और अकेले ही इंडोनेशिया मलेशिया मिलकर के लगभग 90% पाम ऑयल का क्या कर लेते हैं? प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात की जा रही है प्राइवेट रिफाइनरीज क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया सेड टू बी एटलीस्ट 12 मंथ हाई इन अप्रैल। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इस बार अप्रैल महीने में अगर हमने तुलना की है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल के बारे में, तो देखा है कि पिछले 12 महीने में सबसे ज़्यादा हमने क्रूड ऑयल रशिया से क्या किया है? परचेस किया है। और ये 12 महीनों की तुलना पिछले साल से की गई है। क्यों इसकी तुलना की गई है? क्योंकि इस साल रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे यूएसए में ने भी, साथ के साथ में बहुत सारी कंट्रीज़ ने, जिसमें स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए का नाम था। तो अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर में सैंक्शंस लगाए थे। इस वजह से रशिया से कोई भी जल्दी से व्यापार नहीं कर रहा था। लेकिन इंडिया ने सारे सैंक्शंस का ध्यान न रखते हुए बहुत ज़्यादा इस बार रशिया से क्रूड ऑयल का परचेस किया है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि पिछले 12 महीनों में अगर तुलना करें तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हमने, इंडिया ने रशिया से बहुत ज़्यादा किया है। अब यहाँ पर फैक्चुअल डाटा तो आपसे पूछेगा नहीं कि कितने बैरल आपने किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट ज़रूर है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर किसके साथ सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी गई है इंपोर्ट में, तो लगभग हमने 26% का एक तरीके से उछाल मारा है रशिया के साथ एक्सपोर्ट में। ये जो इंपोर्ट ये है, ये इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पहले जो है हम रशिया से बहुत ही कम मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करते थे। क्रूड ऑयल बेसिकली जो हमारे यहाँ पे अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ से हम बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल मंगाते थे, यूएसए वगैरह से भी।
लेकिन जो है यूएसए तो अपने यहाँ पर स्टॉक को रखता है और वो बाहर से क्रूड ऑयल वगैरह मंगाता है। लेकिन अगर बेसिकली बात की जाए कि ऑयल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अरब कंट्रीज़ वगैरह करती हैं, जो कि आपके एक तरीके से पूरा अरब कंट्री का एक ग्रुप बना हुआ है, ओपेक जिसको बोला जाता है। ओपेक ग्रुप ही बना हुआ है इसके लिए कि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पर लगभग 13 प्लस और भी बहुत सारे इसमें कंट्रीज़ हैं। तो ओपेक से हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, क्रूड ऑयल परचेस करते हैं। लेकिन इस बार हमने रशिया के साथ भी काफ़ी अच्छा खासा क्रूड ऑयल परचेस किया है, लगभग 26% का इजाफा इसमें देखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज़ बोली जा रही है, एनसीएलटी लॉग्स 43% राइज इन डेप्ट रिजोल्यूशन केसेस शेज आईबीबीआई। तो यहाँ पर दो चीज़ें इकोनॉमी के हिसाब से जीएस पेपर 3 में ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो किसके बारे में, एनसीएलटी के बारे में, और दूसरा आईबीबीआई, इंसोलेंसी एंड बैंक करप्सी, जो पूरा कोड और एक तरीके से संहिता है, इसके बारे में बात की जा रही है। और बोला जा रहा है कि एनसीएलटी जो है वो एक तरीके का ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसको बोला जाता है। और ये ट्रिब्यूनल क्या करता है, जितने भी हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्टर में काम करने वाली कंपनियाँ हैं, अगर उनके बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का काम एनसीएलटी का होता है। और अभी एनसीएलटी ने लगभग 43% का एक तरीके से उछाल मारा है। अगर आप बात कर लीजिए किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं कि दो कंपनीज़ के बीच में उन्होंने एक तरीके से रिजोल्यूशन कराने की या फिर जो भी विवाद है सेटल डाउन करने की कोशिश की है, तो उसमें 43% का इजाफा देखा गया है एनसीएलटी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एनसीएलटी को क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो भी संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसको हिंदी में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण बोला जाता है। तो ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल्स बेसिकली कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, हम एनजीटी के बारे में भी जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला जाता है, जो कि 2010 में आया। तो ट्रिब्यूनल्स बेसिकली क्या होते हैं, कोर्ट के समान ही कुछ मामलों में वो एक तरीके से अधिकार रखते हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये होता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं होगा, सभी पक्षों को पहले सुना जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो उसको आगे और चर्चा करेंगे हम। फिलहाल एनसीएलटी के ऊपर आते हैं। एनसीएलटी एक अर्ध न्यायिक निकाय है। जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो अर्धन्यायिक होते हैं। अर्धन्यायिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बाद भी ऊपर जा कर के आप क्या कर सकते हैं, इनके ऑर्डर के खिलाफ में एक तरीके से अपील कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। इसके बाद में अर्धन्यायिक बोलने का मतलब ये है कि कुछ मामलों में तो कोर्ट के समान इनको एक तरीके से सज़ा देने का अधिकार होता है, लेकिन बहुत बड़े जो मामले होते हैं वहाँ पर इनका जो अधिकार है जो सज़ा देने का, वो दायरा थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए इसको पूरी तरीके से न्यायिक ना बोल के अर्धन्यायिक बोला जाता है। और बेसिकली जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो आपको जेल भेजने के बजाय क्या करते हैं, आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए भी इनको अर्धन्यायिक बोला जाता है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एनसीएलटी के बारे में। ठीक, गठन कब हुआ है इसका, तो 1 जून 2016 को एनसीएलटी का गठन हुआ है। कौन से एक्ट के तहत, हमारे यहाँ पे 2013 का जो कंपनी एक्ट है, तो 2013 का कंपनी एक्ट के तहत में एनसीएलटी का गठन हुआ है, जो कि क्या काम करता है, कब इसका स्थापना हुआ है, 2016 में। एक्ट जो है वो 2013 का है हमारे पास, कंपनी एक्ट का, और उसके तहत एनसीएलटी बना हुआ है। धारा 408 याद रखिएगा। ठीक है, और इंसोलेंसी बैंक करप्सी, यानी कि जो भी व्यक्ति जो भी कंपनियाँ दिवाला हो जाती है, मतलब कि मान लीजिए कंपनियों ने लोन लिया बैंक से और समय पे वो इंटरेस्ट या फिर जो पूरा मूल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो अगर नहीं दे पाती हैं कंपनियां, तो उनको एक समय के बाद में दिवाला कंपनी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो उन सारे मामलों को देखने का काम करती है। तो इसके लिए भी एक अलग से कोड है हमारे पास, जो कि 2016 का ही है। तो ये भी एक वैधानिक निकाय है, जो कि हम बात करें किसके बारे में, आईबीबीआई के बारे में, जो कि इंसोलेंसी बैंक करप्सी वाली बात है, दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत ये संस्था बनी है। और वैधानिक निकाय इसको बोला जाता है। याद रखिएगा, की टर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैधानिक है, अर्ध न्यायिक है या फिर संवैधानिक है, किस तरीके का निकाय है। तो आईबीबीआई जो है वो क्या है, वैधानिक निकाय है। और ये क्या काम करता है, व्यक्ति, साझेदारी, फर्म और बहुत सारे जो भी दिवालिया जो संहिता होती है, कोड होती है, उसके अंदर दायरे में आने वाले लोग हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का और नियम विनियमन का काम करती है। ठीक है, तो हमने दोनों के बारे में बात कर ली। एनसीएलटी क्या है, एक तरीके से ट्रिब्यूनल है, और आईबीबीआई क्या है, वैधानिक निकाय है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात की जा रही है IIA रिलीज वीडियो ऑफ द मून ऑक्यूल्टिंग ब्राइटनेस स्टार अंतरास। तो यहाँ पर जो स्टार अंतरास है उसके बारे में बात की जा रही है। एक तरीके का अंतरास क्या है, इसको अल्फ़ा स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली ये स्टार है, बहुत बड़ा दिखने वाला स्टार है, और तारामंडल में जितने भी सबसे चमकीले आपको तारे दिखाई देते हैं उसमें लगभग 15वें नंबर पर ये आता है। अभी हाल ही में मून के पास ये दिखाई दिया है। उसकी जो एक तरीके से हमारे यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है उसने इमेज भेजी है, क्योंकि मून के पास में इतना चमकता हुआ ये स्टार दिखाई दिया है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछेगा अगर क्वेश्चन तो किसके बारे में पूछा जा सकता है, की टर्म से अंतरास के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको अंतरास भी पढ़ सकते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बेसिकली ये एक तारा है जो कि कहाँ पर है, अत्यंत ही चमकीला तारा है ब्रह्मांड में, 15वें नंबर पर आता है ये सबसे बड़े होने के और चमकीले होने के मामले में, और ये अभी हाल ही में मून के यानी कि चंद्रमा के पास में दिखाई दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। न्यूज़ में कोई भी चीज़ रहती है यहाँ से की टर्म से, और साथ के साथ में साइंस में आपसे बेसिकली स्पेस वगैरह से, डिफेंस से ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, साथ के साथ हेल्थ सेक्टर भी साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली UPSC के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, अंतरास के बारे में। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया जो है वो एक तरीके से की ज्योग्राफिक एरिया बन गया है। किसके लिए, फिशिंग अटैक के लिए। फिशिंग अटैक मतलब क्या होता है, फिशिंग का मतलब क्या होता है, मछली पकड़ना एक तरीके से, यानी कि किसी को अपने जाल में फंसाना। तो यहाँ पर फिशिंग अटैक किसके लिए किया जा रहा है, जो इंडियन लोग होते हैं उनको एक तरीके से किसी भी तरीके से अपने एक तरीके से बोलना चाहिए कि झांसे में लेकर के उनसे पैसे ऐंठने के लिए इस तरीके के काम बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। फिशिंग अटैक के मामले अभी बहुत ज़्यादा रिसेंट में इंडिया में देखे गए हैं, और अगर आप वर्ल्ड वाइड लेवल पे तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा इस तरीके के मामले अभी कुछ समय में, कुछ सालों में इंडिया में दिखाई दे रहे हैं। एक और भी न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे साइबर अटैक के मामले में, जहाँ पर बोला गया है कि म्यांमार जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, ऐसी कंट्रीज़ जो हैं वो साइबर अटैक के लिए, वो भी इंडिया में साइबर अटैक के लिए एक तरीके से केंद्र बनी हुई है। मतलब यहाँ से इंडिया से लोगों को ले जाया जाता है और वहाँ पर नौकरी देने का झांसा दे करके कोलंबिया या फिर इस तरीके से कंबोडिया वगैरह जो आसपास की हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ ले जाया जाता है, और फिर वहाँ के लोगों से हमारे इंडिया के लोगों को लूटने का काम जो है वहाँ पर कराया जाता है ज़बरदस्ती, फोर्सफुली। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अभी फ़िलहाल एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि अगर आप बात कर लीजिए यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिका से अगर आप तुलना करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं 6% और उससे भी ज़्यादा आपको जो केसेस हैं फ़िशिंग अटैक के वो आपको इंडिया में दिखाई देंगे। ठीक है, तो बात की हमने फ़िशिंग अटैक के बारे में। बेसिकली होता क्या है कि जो ऑनलाइन जितने भी हमारे पास कई बार ऐसे लिंक आ जाते हैं जिसके ऊपर में हम क्लिक कर देते हैं जाने अनजाने में, और फिर वो लिंक इसी तरीके से बनाई गई होती है कि उस पर आप एक बार ही क्लिक करेंगे तो वो सारा डाटा जो है वो आपके अकाउंट से या फिर आपके फ़ोन से निकल करके उस हैकिंग के पास, हैकर के पास में चला जाता है। तो उसी तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। फिशिंग अटैक के बारे में बात की जा रही है, तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। अगली न्यूज़ किसके बारे में है, सेबी के बारे में। तो सेबी बोर्ड अप्रूव्स चेंजेस टू म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। यहाँ पर सेबी के बारे में बात की जा रही है, जो कि इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये अभी म्यूचुअल फंड्स जितने भी हमारे यहाँ पे हैं उसको रेगुलेट करने जा रही है। म्यूचुअल फंड बेसिकली होते क्या हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चिट फंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि एक ग्रुप होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपना छोटा छोटा सा अमाउंट क्या करते हैं, मिला करके किसी एक व्यक्ति को देते हैं। वो व्यक्ति उन पैसों को एक बड़ा अमाउंट में बदल करके क्या करता है, किसी व्यक्ति को उनके ही ग्रुप में जिसको ज़रूरत होती है वो उसको एक टाइम पे दे देता है, और फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति से क्या होता है, वो पैसे जो हैं बाकी फिर से सर्कुलेट होते रहते हैं। इस तरीके से ये चीट फंड जो कंपनियां काम करती हैं और एक तरीके से भरोसे पर ये डिपेंड करती हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होता। इस वजह से कई बार ये आपने न्यूज़ में सुना होगा कि चीट फंड कंपनियाँ जो हैं वो लोगों के पैसे लेकर के भाग जाती हैं, ऐसे भी केसेस आए हैं। फिलहाल म्यूचुअल फंड जो है वो थोड़ा सा रेगुलेशन में आ गया है सेबी के, और जो सेबी है यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो सारे काम ही इसी तरीके के करती है। वो शेयर मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टर है पैसा लगाता है, उसके हितों को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो सेबी जो है एक तरीके से जितने भी मार्केट में फंड से या फिर मनी से रिलेटेड जितने भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट चलते होते हैं उनको देखने का, उसके ऊपर नज़र रखने का काम करती है। और कभी भी ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं वो उनके रेगुलेशंस के जो दायरे हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक्शन लेने का काम करते हैं।
फिलहाल जो है वो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में कुछ चीज़ें की जा रही हैं। क्या चेंजेस किए जा रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एक्ट है 1996 का। ये फंड है बेसिकली म्यूचुअल फंड 1996 का रेगुलेशन है बेसिकली। एक तरीके से रेगुलेशन का मतलब क्या है, नियम कानून बनाए गए हैं, बेसिकली एक्ट नहीं बनाया गया है। और नियम कानून के तहत जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको एक तरीके से कहना चाहिए कि सिक्योर करने का या फिर उनको रेगुलेट करने का जो है वो काम है। तो कब किया गया है, 1996 में। किसने किया है, सेबी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी बेसिकली म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, पैसे का ही एक तरीके से लेन देन करते हैं। आपने कई एड्स देखे होंगे जिसमें बोला जाता है कि इन्वेस्ट ही करना है तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, और फिर नीचे लिखा हुआ भी आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक तरीके से हानिकारक हो सकता है। सारे जो डॉक्यूमेंट्स टर्म्स एंड कंडीशन से बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करें। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी भी उनके ऊपर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और रेगुलेशंस अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी भी एक तरीके से अनियमितता है म्यूचुअल फंड्स को लेकर के। फिलहाल सेबी ने अपने जो चीज़ें हैं उसमें चेंज किया है और बोला है कि एक मैंडेटरी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनाई जाएंगी जो कि क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट या मैकेनिज्म रखेंगे म्यूचुअल फंड्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए, एक तो म्यूचुअल फंड, दूसरा सेबी। म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बात कर ली कि बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का ही तरीका है। जैसा मैंने चीट फंड जो आपके प्रोसेस है उसके थ्रू आपको समझाया कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना पैसा एक जगह पे लगाते हैं। एक अभी तो बहुत सारी बैंक्स खुल गई हैं छोटी छोटी जो कि क्या करती हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाती हैं। ठीक है, और वो सेबी के रेगुलेशंस में अब आने लगे हैं धीरे धीरे, और उनके ऊपर रेगुलेशंस भी थोड़ा थोड़ा करके सेबी बढ़ाने लगी है। ठीक है, तो देखते हैं आप सेबी के बारे में। सेबी जो इतनी इंपॉर्टेंट है मार्केट में, इकोनॉमी में कोई भी रेगुलेशन ना हो इसको देखने का काम सेबी कर रही है। तो सेबी है क्या, तो यहाँ से 2-3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये किस तरीके का निकाय है, किस तरीके की बॉडी है, तो ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय कहने का क्या मतलब है कि इसको जो है एक्ट के तहत क्या किया गया है, पार्लियामेंट से पास कराया गया है। तो संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, जिनको एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट बना करके पास किया जाता है, उसको बोला जाता है संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो सेबी भी जो है एक तरीके का वैधानिक निकाय है। कब बना है, तो अप्रैल 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत बना है। एक्सचेंज बोर्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड। ठीक है, कब बना है ये एक्ट, 1992 में ये पूरा एक्ट बनके तैयार हुआ है। क्या काम करता है, जितने भी मनी से फंड से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, इस तरीके के जितने भी रेगुलेशंस हैं जो कि अर्थव्यवस्था में एक तरीके से कभी भी अनियमितता ला सकते हैं, उतार चढ़ाव ला सकते हैं, इसको रेगुलेट करने का काम सेबी करती है। ठीक है, मार्केट के ऊपर बेसिकली नज़र रखती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात की जा रही है, इसरो फाइंड्स प्रूफ टू इनहेंस पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर आइस इन पोलर क्रेटर्स ऑफ द मून। तो यहाँ पर मून के ऊपर, जैसे हमने मालूम है कि चंद्रयान 3 मिशन हमने लॉन्च किया हुआ है, और चंद्रयान 3 मिशन के थ्रू हमने क्या किया है, चंद्रमा की सुदूरतम दक्षिणी ध्रुव है जहाँ पर हमने अपना पूरा ये जो मिशन भेजा हुआ था, जो शक्ति पॉइंट वगैरह हमने नाम दिया था, जहाँ पर विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान जो था वो रोवर था। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें चंद्रयान 3 के बारे में देखी है ना। तो अभी जो है इसरो ने क्या किया है, एक इमेज भेजी है, और ऐसी इमेज जो है इसरो के पास में ये जो सैटेलाइट के थ्रू आपको इमेज देखी गई है, और ये बेसिकली मून के ऊपर में जो गड्ढे मिलते हैं वहाँ पर पानी के वाटर पार्टिकल्स होने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए इसरो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और चंद्रयान 3 मिशन को थोड़ा सा एक बारी क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसे तो पुराना हो गया, लेकिन हो सकता है कि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वैसे बहुत ज़्यादा रिसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कभी पेपर टफ करना होता है तो साल 1.5 साल पीछे की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और ये पिछले साल ही सितंबर या फिर जुलाई के मंथ में आई थिंक गया था, ये अगस्त में जाकर के ये पहुंचा था। इस तरीके से कुछ चीज़ें थी। ठीक है, तो इसरो के बारे में आगे और भी न्यूज़ है, तो हम एक जगह पे इसरो के बारे में यहाँ पर क्या कर लेंगे, रिविज़न कर लेंगे। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि मून पे अभी इसरो ने क्या किया है, पानी के या फिर आइस के जो है, वाटर आइस के एक तरीके से होने की संभावना जो है वो इसरो ने जताई है थ्रू पिक्चर्स। ठीक है, चलते हैं आगे।
अगली बात की जा रही है पॉक्सो एक्ट के बारे में। यहाँ पर न्यूज़ आई हुई थी, यहाँ पर क्या न्यूज़ आई हुई थी कि पॉक्सो एक्ट्स ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी इग्नोर्ड से सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर एक मामला निकल के आया था बच्चों के सेक्सुअल जो अब्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड। तो पॉक्सो एक्ट बनाया ही क्यों गया है कि जो भी बिलो 18 बच्चे हैं उनका जो है अगर उनके साथ में कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई भी सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, किसी भी तरीके से उनका शोषण होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और वैसे लोगों को सज़ा देने के लिए पॉक्सो एक्ट आया। इसको प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़ बोला जाता है, पूरा जो इसका सेक्सुअल ऑफेंस बोला जाता है, पूरा इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो पॉक्सो एक्ट के बारे में देखेंगे कि कब बना है, और यहाँ पर फिलहाल न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इन सारे एक्ट्स को बनाने का, ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी बच्चे के साथ में कोई भी गलत काम नहीं हो, और अगर ये हो रहा है तो आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब कोई बच्चा इस तरीके से, मान लीजिए उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, सेक्सुअल अब्यूज़ कभी होता है, तो बच्चे होते हैं बहुत छोटी एज में, उनके मेंटल स्थिति के ऊपर में बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। इसके लिए उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी भेजा जाता है। तो पॉक्सो एक्ट के तहत कुछ अधिकारी वगैरह होते हैं जो कि बच्चों को क्या करते हैं, जो वो मानसिक रूप से किसी भी पीड़ा से गुजर रहे होते हैं तो उनको भी रिहेबिलिटेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कोर्ट के द्वारा कि जो भी हमने एक मोटिव बनाया था पॉक्सो एक्ट को लेकर के, जिस भी उद्देश्य से हमने इसको बनाया था, वो कहीं पर भी ब्रीच नहीं होना चाहिए। कई ऐसे मामले निकल के आते हैं जहाँ पे एलिगेशंस लगाया जाता है कि बच्चों के साथ में जब उनका इंस्पेक्शन होता है तो पेरेंट्स को जाने नहीं दिया जाता है। तो बच्चे ऑलरेडी छोटे होते हैं, उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई होती है, जैसे बच्चियाँ होती हैं, माइनर गर्ल्स होते हैं, उनके साथ रेप के केसेस आते हैं, तो वहाँ पे बच्ची ऑलरेडी डरी है, उसके साथ ऐसी चीज़ हुई है जिसके बारे में उसको मालूम नहीं है, और फिर वो किसी अनजान व्यक्ति के साथ में इंस्पेक्शन के लिए जा रही है। तो इस तरीके के बहुत सारे लूप होल्स हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मामला ऐसा होना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के पॉक्सो एक्ट बना है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कब ये आया है, तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि 2012 का ये एक्ट है। बच्चों के खिलाफ में जितने भी यौन अपराध होते हैं उनसे निपटने के लिए आता है। केवल बच्चियों के लिए नहीं है ये, यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों ही इसमें शामिल हैं। जो कि आपके 18 ईयर्स से कम के बच्चे होते हैं उनके लिए है ये पूरा एक्ट। साथ के साथ में जो भी इसमें अपराधी होता है उसके लिए दंड का प्रावधान होता है। एक अधिकारी होता है जो क्या काम करता है, बच्चों के साथ जिनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं उनको देखने का, केयर टेकिंग का काम करता है, ठीक है। तो पॉक्सो एक्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि 2012 में इसको बनाया गया था। कई एक्ट और उसका ईयर कब बनाया गया था उसको मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, यहाँ पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। जब कोविड आई थी तो कोविड के समय में वैक्सीन को लेकर के बहुत महामारी थी और तेज़ी में बहुत सारी वैक्सीन्स बनी। बेसिकली 2 ही कोविड शील्ड और साथ के साथ में 1-2 और भी अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर अलग अलग नाम से चीज़ें मिली, लेकिन हमारे यहाँ पे कोविड शील्ड बहुत ज़्यादा चली। जो रशिया का स्पुतनिक भी बना था, बट सबसे ज़्यादा टीके कोविड शील्ड के लगाए गए थे कोविड के समय में। और अभी जो है वो कंपनी जो थी जिसने ये पूरा बनाया था, तो एस्ट्राजेनेका वो कंपनी थी जिसने बनाया था। और वहाँ पर इंडिया में जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने क्या किया था, इन सारी चीज़ों को एक तरीके से फार्मूला लेकर के हमारे इंडिया में बनाया था और बहुत बड़े लेवल पे जो है लोगों को ये कोविड शील्ड लगी थी। फिलहाल जो है कोविड शील्ड के बारे में कि ये जो वैक्सीन है वो सही नहीं है, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, इसको लेकर के यूके में जो है वो क्या लगा था, यूके की कोर्ट में एलिगेशन लगा था एस्ट्राजेनेका के ऊपर में। स्टार्टिंग के समय में तो एस्ट्राजेनेका ने मानने से इनकार कर दिया कि कोविड शील्ड के कोई भी साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि हाँ कोविड शील्ड के साइड इफ़ेक्ट हैं। और किस साइड इफ़ेक्ट की बात की, तो यहाँ पर बात की जा रही है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोफिन। तो ये थ्रोम्बोसाइटोफिन जो है एक तरीके की बीमारी जो है वो किससे निकल के आ रही है, कोविड शील्ड लगाने की वजह से आ रही है। ये एक्सेप्ट किया है किसने, एस्ट्राजेनेका, जिसने इस फ्री वैक्सीन को बनाया है उस कंपनी ने। तो थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिन ये किस तरीके की बीमारी है, बेसिकली ये ब्लड की क्लॉटिंग से रिलेटेड है। तो अगर आपसे टर्म पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए कि ब्लड में जो क्लॉटिंग हो जाती है उसके लिए है, यानी कि रक्त का, खून का थक्का जम जाना जो बीमारी बोला जाता है वो इस कोविड शील्ड की वजह से हो रहा है जिनको ये लगा है। ये भी बात अलग है कि जिसकी जो है एक तरीके से क्षमता जो कम है, इम्यून सिस्टम वीक है, उसको ये ज़्यादा हिट कर रहा है।
हार्ट अटैक के भी बहुत केसेस निकल के आए। कई लोग तो सुन करके ही इस तरीके से हो जाते हैं कि हमने तो ये लगाई थी, तो पैनिक अटैक आ जाता है उनको, वो भी एक चीज़ है। बेसिकली जो है इससे कौन सी बीमारी होने की बात की गई है, ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी होने की बात की गई है। और कौन सा ये यहाँ पर हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोसिन जो है ये बीमारी का पूरा नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब बात की जा रही है किसके बारे में, एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड इंडिया में बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ने। बीमारी कौन सी हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग, और किसकी वजह से हो रही है, जो थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोसिन जो बीमारी है इसकी वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अभी फिर से रिसर्च की जाएगी इसके ऊपर और कितना ज़्यादा इफेक्टिव है इसके बारे में बात की जाएगी, ठीक। अगला ये न्यूज़ और ज़्यादा चर्चा में रहा मई मंथ में, कौन सा, जो स्पाइस बोर्ड है हमारा इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। और क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि सिंगापुर और हांगकांग जैसे जो कंट्रीज़ हैं हमारे यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे मसालों का क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और सिंगापुर और हांगकांग जैसी कंपनीज़ ने बोला, हमारे ऊपर में ये एलिगेशंस लगाए कि हमारे यहाँ से जितने भी मसाले जा रहे हैं उसके ऊपर में उनमें क्या मिल रहा है, ETO मिल रहा है। ETO यानी कि फुल फॉर्म इसका है एथिलीन ऑक्साइड। और ये जो ETO है या फिर एथिलीन ऑक्साइड है वो किसका कॉज करता है, ये कॉज करता है कैंसर का। तो ये जो एलिगेशंस है वो किसने लगाया आपको, सबसे पहले तो सिंगापुर और हांगकांग जैसी कंपनीज़ ने लगाया हमारे यहाँ के मसालों के ऊपर। बेसिकली दो मेजर जो मसाले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलते हैं, एक तो MDH और दूसरा एवरेस्ट। तो इन जो बड़ी बड़ी ब्रांड की जो कंपनियाँ हैं जो कि मसाले बनाती हैं, इनके ऊपर में ये एलिगेशंस लगाए गए थे। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, अभी भी इसके ऊपर जाँच हो रही है। और इसकी वजह से हमारे यहाँ जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। क्यों न्यूज़ में आ गया, क्योंकि उसी के ऊपर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब कोई भी मसाले वगैरह हमारे यहाँ से पास होकर के जब उसका एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसको देखने का कि उसने ग्लोबल लेवल पे जो भी नॉर्म्स हैं उसको फॉलो किया है या नहीं, सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है फुलफिल किए हैं या नहीं, इसको देखने का काम स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का होता है। इस वजह से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रही पिछले महीने। और ETO जो है एथिलीन ऑक्साइड जो बीमारी है ये भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये एलिमेंट है और ये कैंसर का कॉज करता है, ये भी बहुत न्यूज़ में रहा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो मसाला बोर्ड, इसका गठन कब हुआ है, 26 फरवरी 1987 में इसकी स्थापना हुई है। इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया था, मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 का। तो 1986 में जो एक्ट बना और उसके थ्रू क्या है 1987 में ये जो मसाला बोर्ड है वो इस्टेब्लिश हुआ। बेसिकली जो है वो जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में क्या होता है, इलायची और काली मिर्च, ये सारी मसालों का एक्सपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्या किया गया था, इसके मसाला बोर्ड के अंदर में इलायची बोर्ड इंडिया जो है 1968 का उसको भी शामिल किया गया। और पहले जो मसाला निर्यात संवर्धन परिषद है जिसके बारे में अभी मैंने बात की कि अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से अथॉरिटी होती है, एक बॉडी होती है जो कि सारे नॉर्म्स को देखती है कि ये मसाला, ये कंपनी जो है रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रही हैं नहीं कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने का काम मसाला निर्यात संवर्धन परिषद का होता है। और इन सारी चीज़ों को कोलैब करके मसाला बोर्ड अधिनियम के थ्रू एक तरीके से बोर्ड बना दिया गया जो कि सारे कामों को करेगा। तो अभी इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा एलिगेशंस आए हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पे कॉफ़ी, रबर, चाय, मसाले, ये सारी चीज़ों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और इनका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और सब के सब जो है वैधानिक कमोडिटी बोर्ड है ये, ठीक है। और वैधानिक कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया है, संवैधानिक कौन से बोर्ड होती हैं जिनको किसी एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, ठीक है। तो वो वैधानिक जो होते हैं वो निकाय ऐसे होते हैं जिनको एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। ये जितने भी मसाले बोर्ड आपको दिख रहे हैं सारे के सारे वैधानिक निकाय है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बने किस तरीके का निकाय है तो आपको मालूम होना चाहिए वैधानिक निकाय है, ठीक है। तो ये जो है पूरा आपका न्यूज़ चर्चा में रहा मई मंथ में और उसके बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है साउथ कोरिया डिस्कसिंग पार्टिसिपेशन इन AUKUS टेक पार्ट। तो AUKUS जो है अभी फ़िलहाल एक तरीके से जिस तरीके से हमारे पास में क्वाड ग्रुप है उसी तरीके से ये AUKUS है। 2021 में ये बना और जब ये बना था इसमें इनिशियली केवल 3 ही कंट्रीज़ थी। कौन कौन सी, एक तो है आपकी USA, दूसरी है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा है UK। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के लिए ही ये AUKUS बना था। फाइनली वहाँ पर बात की गई थी कि ऑस्ट्रेलिया को चाइना से जो भी थ्रेट आ रहे थे उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स देने हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर करनी है, उसके लिए
यूएस और यूके ने मिलकर के ये AUKUS बनाया था और इसमें केवल 3 ही लोग जो थे, 3 ही कंट्रीज जो थी इनिशियली मेंबर्स थी। लेकिन अभी यहाँ पर कौन शामिल होने की बात कर रहा है, तो साउथ कोरिया जो है, हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है जब से अलग हुए हैं, नॉर्थ कोरिया एक अलग टेंजेंट पे चलता है, लेकिन साउथ कोरिया जो है वो बहुत बाकी सारे देशों के साथ मिलकर के एक तरीके से कोलैब करके चलता है। तो AUKUS में साउथ कोरिया शामिल होने के लिए जा रहा है। आपसे फैक्चुअल वनडे एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन बन जाए या फिर PCS में क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा नया कंट्री है जो कि AUKUS में शामिल होने जा रहा है, तो साउथ कोरिया है। ठीक है, इसके बारे में जब मैंने बात की हुई है क्लासेस में तो बताया है कि 2 पिलर होते हैं AUKUS में, एक होता है पिलर 1 और एक होता है पिलर 2। पिलर 1 ओनली ऑस्ट्रेलिया के लिए है, लेकिन पिलर 2 में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ को शामिल किया जा सकता है। पिलर 1 में बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया है उसको परमाणु हथियार वगैरह देने से रिलेटेड भी कुछ प्रोविजंस हैं, लेकिन पिलर 2 में जो कंट्रीज शामिल होंगी उनको रक्षा से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित जो छोटी मोटी हेल्प है वो सारी प्रोवाइड करा जाएंगे। ठीक है, तो AUKUS के बारे में आप रिवीजन थोड़ा सा करिएगा और साउथ कोरिया इसमें शामिल होने की बात कर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज़ क्या है, स्टील एक्सपोर्ट्स टू यूरोप इंक्रीज 65% टू टच 5-year हाई इन फाइनेंशियल ईयर 2024। बात की जा रही है कि इस बार जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है वो पिछले 5 साल में स्टील का जो एक्सपोर्ट है कहाँ पर, यूरोप की तरफ, हमारे यहाँ से जो स्टील एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप में वो लगभग 65% रहने वाला है और पिछले 5 सालों में ये सबसे हाईएस्ट जो है एक तरीके से एक्सपोर्ट होने वाला है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर निर्यात किया जाता है स्टील वगैरह का, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन बने तो सबसे ज़्यादा हम नेपाल में, साथ के साथ में यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर इटली, उसके बाद बेल्जियम में और UAE वगैरह में हम क्या करते हैं, UAE जो आपकी अरब कंट्री में आती है वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा स्टील का एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे लिए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में ये 3-4 कंट्रीज़ के नाम हैं। अगर आप इंडिया की बात करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है, क्योंकि यहीं से आपके PCS वगैरह में फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, UPSC में भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस क्षेत्र में, इस राज्य में सबसे ज़्यादा स्टील का रॉ मटेरियल अगर पूछा जाए, कच्चे स्टील या कच्चे इस्पात का, उस लिहाज से, या फिर जो एक तरीके से बना हुआ पका हुआ जो स्टील होता है उसके बारे में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टील का, इस्पात का उत्पादन हमारे यहाँ कौन से स्टेट्स में होता है, सबसे पहले नंबर पे आता है ओडिशा, उसके बाद में आपको दिखाई देगा उसके ही नेबरिंग जो स्टेट्स हैं जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये कुछ टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर हैं स्टील के और यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। तो कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं, न्यूज़ में रहता है, तो इसी तरीके से पढ़ना होता है। PYQ देखा करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आपके क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो ये स्टील एक्सपोर्ट को लेकर के ये न्यूज़ हुई। इसके बाद और भी स्टेट्स है जैसे कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी स्टील का प्रोडक्शन होता है, बट मेजर अगर आप देखेंगे तो ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में स्टील प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात की जा रही है कोर सेक्टर स्लिट 5.2% इन मार्च। तो मैंने बात की कि ये जो आंकड़े होते हैं हर महीने चेंज होते रहते हैं, तो इसके ऊपर में हमें बहुत नहीं जाना है कि 5.2% हुआ या 6.2% हुआ, कौन से महीने में क्या रहा। हमें ओवरऑल देखना होता है। अगर हम एग्ज़ाम के लिए, UPSC के लिए पढ़ रहे हैं तो पिछले 5 सालों का ट्रेंड, कि पिछले 5 सालों में बढ़ रहा है या घट रहा है, ग्रोथ कैसी है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, स्टैटिक जो पार्ट होता है वहाँ से। बात की जा रही है कोर सेक्टर्स के बारे में, मैंने अभी कुछ देर पहले ही 8 कोर सेक्टर्स के बारे में बताया। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी इन सारी चीज़ों को। आप हमारे चैनल के जब जाएंगे ऐप पे तो वहाँ पर आपको PPT मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप PPT को डाउनलोड कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। 8 कोर सेक्टर्स में मैंने जो बताया था, बस ये बात याद रखिएगा। IIP जो है इनके लिए एक तरीके से हर साल इनका प्रोडक्शन कितना हुआ उसके हिसाब से डाटा जारी करता है। 8 कोर सेक्टर में अगर वेटेज की बात करें, सबसे ज़्यादा वेटेज आपको रिफाइनरी का दिखाई देगा और सबसे कम वेटेज आपको फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक का दिखाई देगा। अभी रिसेंट में ही हमने इन सारे टॉपिक्स पे बात की है। GDP में इन 8 कोर सेक्टर्स का अगर आप देखेंगे कि कितना कंट्रीब्यूशन है तो लगभग आपको 40% का कंट्रीब्यूशन दिखाई देगा। बेसिकली ये कोर सेक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे कि कोयला हो गया, इस्पात हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे जो कि आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो ये सारे 8 कोर सेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात की जा रही है एशियाज़ फर्स्ट स्पॉट बिटकॉइन ईथर ETF बिगिन ट्रेडिंग इन हांगकांग। तो अभी जो है हमारे यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो एक तरीके से रेगुलेटेड करेंसी नहीं है। इसके ऊपर बात की जा रही है। अभी जो रिसेंट पिछले साल का बजट आया था उसमें ज़रूर हमने ये किया है कि जो बिटकॉइन से संबंधित जितने भी लेन देन हैं उसमें हमने 30% का टैक्स लगाया है। तो एक तरीके से थोड़े बहुत लेवल पे हम इसको रेगुलेट करने की तरफ आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी एक बोलना चाहिए कि
एक कानून या एक्ट जो है बिटकॉइन को लेकर के हमने नहीं बनाया है, बट हांगकांग जो है वो क्या करने जा रहा है, इसके लिए एक तरीके से पहला जो है ट्रेडिंग के लिए अप्रूवल देने के लिए जा रहा है। ठीक, हांगकांग से पहले और भी 1-2 कंट्रीज़ हैं, एल सल्वाडोर वगैरह हैं, जो पहले भी इस तरीके की चीज़ें कर चुके हैं। बट अगर बात की जाए एशिया में, तो एशिया में हांगकांग इस तरीके का पहला कंट्री होने के लिए जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है। तो बिटकॉइन बेसिकली सिंपल भाषा में डिजिटल करेंसी होती है। जिस तरीके से हमारे आपके अकाउंट में चीज़ें होती हैं, पैसे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बिटकॉइन के लिए भी एक अलग से लेज़र अकाउंट बनाया जाता है। और उस लेज़र अकाउंट में क्या होता है, जितने भी डिजिटल करेंसीज होती हैं उसको एक तरीके से स्टोर करके रखा जाता है। ये ऐसी करेंसी होती है जिसको आप एक हार्ड कॉपी या हार्ड फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, निकाल नहीं सकते अपने अकाउंट से। ये इस लेज़र अकाउंट में बने रहते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में इसका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। इसके थ्रू व्यापार भी किया जाता है। बहुत सारे, स्पेशली इंडिया में तो अभी रेगुलेशन नहीं है, इस वजह से इनवैलिड तरीके से हो रहा है। जहाँ पर इनको रेगुलेशन मिला हुआ है वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को एक तरीके से रेगुलेट करती है और व्यापार के लेवल पे बिटकॉइन यानी कि डिजिटल करेंसीज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पे बोला जाता है, ये बहुत ही एक तरीके से भ्रांति है कि सातोशी नाकामोटो जी थे, उन्होंने ये इस तरीके की करेंसी जो ईजाद की थी। बिटकॉइन के बहुत अलग अलग नाम है, यहाँ पर ईथर के बारे में बात की जा रही है इस तरीके से, और भी बहुत सारे 3-4 नाम जो है वो बिटकॉइन के बारे में चलते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली याद यही रखना है कि ये क्या है, डिजिटल करेंसी है। सबसे पहले इस तरीके का कॉन्सेप्ट 2009 में निकल के आया था कि इस तरीके की कोई डिजिटल करेंसी भी हो सकती है जो आने वाले भविष्य में आपको आयात निर्यात के लिए और पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। हांगकांग के बारे में एशिया का फर्स्ट ऐसा स्पॉट होने जा रहा है जो कि बिटकॉइन ट्रेडिंग को क्या देने जा रहा है, अप्रूवल देने जा रहा है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात की जा रही है एससी रिजर्व वर्डिक्ट ऑन कम्युनिटी वेल्थ क्वेरी। कई बार इस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया हुआ है, एडिटोरियल में, न्यूज़ में बार बार आता रहा है। पिछले पूरे महीने हर दिन लगभग 1-आध हफ्ते तक तो ये पूरा टॉपिक चला ही चला। कहाँ पर मुद्दा आया है, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C से लेकर के ये जो पॉलिटी का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वहाँ से ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहा। बेसिकली बात ये की जा रही है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने 9 शेड्यूल्स में ज़मीन वगैरह से रिलेटेड मामलों को शामिल किया हुआ है। 9 शेड्यूल में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं होता है। लेकिन अभी केशवानंद भारती का जब केस आया तो उसमें कोर्ट ने बोला कि हम इसको भी रिव्यू कर सकते हैं अगर जो बात होगी बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूले के ऊपर में आएगी। अगर संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वो अगर ख़राब होगा तो हम 9 शेड्यूल में भी जो टॉपिक्स होंगे, जो कानून होंगे, उनका हम क्या कर सकते हैं, स्क्रूटनी कर सकते हैं, उसको हम रिव्यू कर सकते हैं। बट अगर आप देख लीजिए ज़मीन से रिलेटेड या भूमि अधिग्रहण का जो मामला होता है, अगर उसमें आप देखेंगे तो अभी भी जुडिशियल रिव्यू की परमिशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, संसद जो है, उसने 9 शेड्यूल में ये सारे टॉपिक्स डाल रखे हैं। ये जो अमेंडमेंट है कब किया गया था, तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। कब, 1971 में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में किया गया था, 25th वाला। और जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो आपके पास जो संपत्ति का अधिकार होता है, वो पहले जो आपका फंडामेंटल राइट होता था उसको निकाल करके कहाँ पर, आर्टिकल 300A के तहत एक तरीके से कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो पहले जो है फंडामेंटल राइट्स था ये संपत्ति का अधिकार। फंडामेंटल राइट्स होने का मतलब क्या है, आप आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट जा सकते थे अगर इससे रिलेटेड कुछ भी मामला होता, जिसको संवैधानिक उपचार बोलते हैं। बट जो कि ये अब फंडामेंटल राइट से निकल के वैधानिक कानून बन गया ये, और 300A में चला गया। तो अगर आपके साथ कुछ भी ज़मीन से रिलेटेड गवर्नमेंट कुछ भी काम करती है, सीधे आप कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। तो ये पूरा मुद्दा जब से आया तब से अलग अलग तरीके से कई सारे मुद्दे निकल के आए। कई बारी गवर्नमेंट क्या करती है कि ज़मीन वगैरह से कहीं से रोड निकालनी होती है तो वहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं जिनकी ज़मीन आती है उसको वो क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और यहाँ पर मेंशन किया गया है, उन्होंने आर्टिकल 39B 39C में चीज़ें मेंशन की हैं पहली बार की, अगर कृषि भूमि होगी तो उसी को ही क्या है, कंपनसेशन देना है गवर्नमेंट को, उसके लिए वो बाध्य है। उसके अलावा अगर कोई नॉर्मल इंसान है जो कि क्या है, उसकी ज़मीन आ रही है इस दायरे में, तो कंपनसेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और अगर उनको जितना भी रेट लगेगा उस हिसाब से वो देंगे। बेसिकली ये भी चीज़ें मेंशन है कि मार्केट प्राइस जो उस समय चल रहा है उसके हिसाब से ही चीज़ें देनी चाहिए। बट ये जो मामला है एक तरीके से क्लियर नहीं है, क्योंकि एक्ट में प्रोविज़न है, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है कि गवर्नमेंट का इसमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा है या फिर जुडिशियल रिव्यू के
थ्रू कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, नहीं कर सकती, इस वजह से ये मामला बहुत ज़्यादा चलता रहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 39B 39C को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, साथ के साथ में 300A और जो हमने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 की बात की, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो पॉलिटी का एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज थोड़ा सा करना बनता है, क्वेश्चन बन सकता है। अगली बात की जा रही है कि अभी हमने देखा था तमिलनाडु के अंदर बहुत सारा जो एक तरीके से हैवी रेनफॉल हुआ था, वहाँ पर फ्लड जैसी कंडीशन हो गई थी। तो जब ये फ्लड जैसी कंडीशन हुई थी तो क्या हुआ था कि जब तमिलनाडु ने जब भी कोई भी त्रासदी आती है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिज़ास्टर रिलीफ फंड मांगा जाता है। डिज़ास्टर रिलीफ फंड जो है वो गवर्नमेंट को, जो हमारे पास में NDRF का एक्ट बना हुआ है या फिर नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड है जो कि NDMA एक्ट 2005 के तहत बना है, इसमें क्या होता है बेसिकली पैसे जो हैं वो त्रासदी कंडीशन होती है, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, उस समय के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु ने सेंटर से मांग की थी कि भाई कुछ पैसे दे दीजिए क्योंकि हमारे पास फ्लड आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और हमें क्या है और ज़्यादा फंड की ज़रूरत है सो दैट फिर से हम उसको क्या कर सके, रीएस्टैब्लिश कर सके। इसको लेकर के कोर्ट से जो केंद्र से मामला जो है तमिलनाडु ने मांगा था फंड, लेकिन वो चीज़ें मिली नहीं, फिर तमिलनाडु कोर्ट में गया। तो इस तरीके से यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो फंडिंग को लेकर के केंद्र राज्य संबंधों की क्या बात है, इसको ये पूरा मुद्दा, साथ के साथ में जो SDRF या NDRF जैसी चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बात की NDRF की, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड, ये होता है केंद्र यानी कि सेंटर के लेवल पे। स्टेट में भी इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि होती है SDRF यानी कि स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड। ये जो है ये भी एक तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में दोनों को मिला करके ही चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल राज्य में बना है तो राज्य की गवर्नमेंट ही, स्टेट गवर्नमेंट ही इसमें फ़ंड देगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी फ़ंड देती है। तो यहाँ पर जो है 75 और 25 का रेशियो होता है कि जो राज्य हैं वो क्या करेंगे, 25% कंट्रीब्यूट करेंगे और मेजर जो हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें कंट्रीब्यूट करने होता है। इसी फंड को लेकर के ये जो तमिलनाडु है और केंद्र सरकार के बीच में पूरा डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, तो SDRF के बारे में याद रखिएगा। ये जो बात है ये नॉर्मल स्टेट्स होते हैं, वहाँ पर 75-25 का कॉन्सेप्ट होता है और जब ये हिमालय या फिर पहाड़ी एरिया में चले जाते हैं तो वहाँ पर 90 और 10 का कॉन्सेप्ट होता है कि 90% जो है फंड का वो केंद्र सरकार देगी, 10% जो होगा वो पहाड़ी एरिया में जो भी ऑटोनॉमस बॉडी है वो या फिर जो पहाड़ी एरिया की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो ये जो काम करती है 10% फंडिंग देने का। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर एक तो राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, उसके तहत ये सारे फंड वगैरह जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। और ये जो दो केंद्र राज्य संबंधों के बीच में भी जब मुद्दा आता है वित्त से संबंधित तो वो भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनता है स्पेशली वनडे एग्जाम्स में। क्या बात की जा रही है, वाइस एडमिरल कृष्णन स्वामीनाथ अब क्या हुए हैं, वाइस चीफ ऑफ नेवी बन गए हैं। तो नेवी हो चाहे वो आर्मी हो चाहे वो आपकी वायुसेना हो, यहाँ पर कोई बड़े पद पर जाता है और वहाँ पर जो है किसी का टेन्योर पूरा होता है, नया व्यक्ति बैठता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो अभी अगर पूछा जाए वाइस चीफ ऑफ नेवी कौन बनने वाले हैं तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी हैं, वो बनने वाले हैं नेवी के वाइस चीफ। याद में रखिएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, इसी की तरह एक और भी नियुक्ति हुई है। एडमिरल कौन बने हैं, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो हैं वो नेवी के चीफ बने हैं। तो त्रिपाठी जी जो हैं वो चीफ बने हैं और जो कृष्णा जी हैं वो क्या बने हैं, वाइस चीफ बने हैं। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, कृष्णा जी जो हैं वो वाइस चीफ हैं, त्रिपाठी जो हैं वो क्या है, दिनेश त्रिपाठी जो है वो क्या बने हैं, नेवी के चीफ बने हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है और कई बार बन जाता है स्पेशली स्टेट PCS वगैरह में। आगे चलते हैं, बात की जा रही है इंडियाज़ प्रेस फ्रीडम हैज़ रैपिडली डिक्लाइन इन रीसेंट ईयर। तो बेसिकली ये एक एडिटोरियल है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मंथली करंट अफेयर्स है, लेकिन यहाँ पर ओवरव्यू ये बोला जा रहा है कि अभी रीसेंट जो है 2024 में 2023 का प्रेस जो रिलीज़ ये निकल के आया है, जहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हम बात करें इंडिया में जो प्रेस है, जो कि मीडिया वगैरह है, उसको कितनी फ्रीडम, कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है अगर वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में कोई चीज़ बोलना चाहती है उसके लिए। तो इसमें हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लगभग 180 कंट्री के बीच में ये पूरा रिपोर्ट तैयार किया गया और उसमें इंडिया की रैंक 159 है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, रैंक पूछ लिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो भी रिसेंट आया है उसमें इंडिया की रैंक 159 है। 160 होने में केवल एक अंक हम
चूक गए हैं। तो बहुत ही ख़राब जो कंडीशन है वो हमारी निकल के आई है। 2023 में ये 161 था, 2 पायदान हम थोड़ा सा इम्प्रूव ज़रूर किए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर आप देखेंगे कि इंडिया जिसको लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह जैसी चीज़ें बोली जाती हैं, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर जिसको बोला जाता है, एक तो आपका जो है एग्जीक्यूटिव आती है यानी कि कार्यपालिका, उसके बाद में जुडिशरी आती है न्यायपालिका, उसके बाद में आपका जो है एक तरीके से जो भी विधायिका होती है लेजिस्लेचर। ये 3 पिलर हैं डेमोक्रेसी के। चौथा पिलर आपको प्रेस यानी कि मीडिया भी दिखाई देगा इसमें, ठीक है। तो ये जो है डेमोक्रेसी के 4th पिलर में आते हैं। इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके बावजूद भी इंडिया की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है प्रेस इन्फॉर्मेशन में। तो ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जिन कंट्रीज़ के साथ में इस रैंक में खड़े हो रहे हैं, मतलब हमारे से ख़राब कंट्री में आप तुर्की देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, फ़िलिस्तीन, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पर लोगों को ही स्वतंत्रता नहीं है बोलने की। ऐसी कंट्रीज़ के साथ में हम ये चीज़ें जो है पोजीशन जो है शेयर कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत सोचने की बात है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि वैश्विक मीडिया की निगरानी से रिलेटेड ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है, 159 है। अगली न्यूज़ जो है वो एक एडिटोरियल है जिसमें साइंस से बेसिकली ये रिलेटेड है। जीएस पेपर 3 में साइंस वाला जो सेक्टर आता है, वहाँ पर एक बात की जा रही है यूनिक तरीके के बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया का नाम क्या है, फ्यूसोबैक्टीरियम इसका नाम है। और ये क्या है, एक तरीके से माउथ बैक्टीरिया है जो आपके मुंह में होता है, और इसकी वजह से आपको भविष्य में चल करके किस तरीके के कैंसर हो सकते हैं, तो कोलोरेक्टल जो है वो कैंसर हो सकता है इसकी वजह से। तो इसके बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इस जो हमारा पूरा ये जो फ्यूसोबैक्टीरियम है इसके बारे में, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेगा भी नहीं, बहुत छोटे टॉपिक्स होते हैं इस तरीके के। लेकिन यहाँ से कई बारी ऐसा होता है कि जब आपके पास मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होते हैं, वहाँ पर कई बारी इस तरीके के नाम आ जाते हैं कि इस बैक्टीरिया का संबंध किससे है, कौन सी बीमारी से है, किस डिजीज़ से है, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसमें बात ये बोली गई है कि अभी जो है बहुत ज़्यादा जो माउथ में ये जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से हम इसके ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, और जनरली जितने भी जंक फूड वगैरह है उसका बहुत ज़्यादा कंजप्शन बढ़ने की वजह से लॉन्ग टर्म में जा करके क्या होता है, आगे चल करके कोलोरेक्टल जो कैंसर्स होते हैं उसमें ये जो बदल जाता है, ठीक है। तो फ्यूसोबैक्टीरियम के बारे में याद रखिएगा। साथ के साथ में कोलोरेक्टल जो कैंसर कहने का क्या मतलब है कि माउथ के थ्रू जब ये बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर में पहुंचता है, तो फिर आपको पेट से संबंधित, आंत से संबंधित जो है वो इंटेस्टाइन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसकी वजह से ये जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा फ्यूकोबैक्टीरियम, और इसकी वजह से ये जो पूरा एडिटोरियल आया हुआ है, ठीक है। तो हम जो है मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हर टॉपिक को, हर एडिटोरियल को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, वरना क्लास जो है वो 8 घंटे की, 9 घंटे की मैराथन सीरीज़ हो जाएगी। तो हम मंथली करंट अफेयर्स दे रहे हैं, यहाँ पर एक क्रक्स दे रहे हैं आपको। इतना लंबा तो हम डिस्कशन पे नहीं जाएंगे। जिनको और थोड़ा ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करना है या बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी है, वो जा कर के क्या कर सकता है, द हिंदू के आपके पास में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो जो भी इस तरीके के एडिटोरियल्स होते हैं, न्यूज़ होती है, वो उनका वो डालते रहते हैं अपनी साइट पर। तो वहाँ पर जा कर के अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको वो पूरा एडिटोरियल निकल के आ जाएगा। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली मंथली वीडियो बनाने का मतलब यही होता है, उद्देश्य यही होता है कि जो टॉपिक चर्चा में रहे हैं पूरे महीने, वो अगर किसी व्यक्ति का छूट गया है जो रेगुलर बेसिस पे क्लास नहीं ले रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उन टॉपिक से अवेयर हो सकता है और फिर उसको गूगल सर्च करके थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल निकाल करके उस टॉपिक को तैयार कर सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। बात की गई है, ये भी एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर बात की जा रही है व्हाट इज़ कार्बन फार्मिंग के बारे में, ठीक है। तो कार्बन फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग यानी कि खेती किसानी क्या होती है, किसी चीज़ को किस तरीके से उगाना है और उसके बाद में उसको किस तरीके से स्टोर करके रखना है, प्रोक्योर करके रखना है, ये सारी जो प्रक्रियाएँ होती है खेती किसानी से रिलेटेड, बिल्कुल उसी की थीम पे अभी जो है वो कार्बन को, जो कि बहुत बड़ा एक एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो उस कार्बन को एक तरीके से खेती करने के लिए, उसकी फार्मिंग करने के लिए ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो निकाल के लेके आया गया है, ठीक है। तो कार्बन फार्मिंग के बारे में बात की जा रही है। कार्बन फार्मिंग होता क्या है, तो बेसिकली एक तरीके का ऐसा ये बोला जाता है, ऐसा ये प्रोसेस है जिसमें वायुमंडल में, आपके एटमॉस्फेयर में जितना भी CO2 होता है उसको क्या किया जाता है, मिट्टी और वनस्पति में एक जगह स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसी को कार्बन फार्मिंग बोलते हैं। खेती किसानी मिट्टी में ही होती है, और कार्बन फार्मिंग बोलने का मतलब क्या है कि जितना भी आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको कुछ इस तरीके से प्रोसेस के
की तरह से उसको एक तरीके से मिटिगेट किया जाएगा या स्टोर किया जाएगा कि सारा जो कार्बन है वो अब्जॉर्ब हो करके मिट्टी में या फिर जो भी वहाँ पर वनस्पतियाँ होती हैं उसमें रह जाएंगी। इससे क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि जितना भी हम अभी क्लाइमेट चेंज को लेकर के या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर के जितने भी केसेस देखते हैं वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत यूनिक तरीके का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली होता क्या है, देखिए आप पशु पक्षियों का जो भी होता है, आपको मालूम है कि जो भी जानवर होते हैं उनसे बहुत बड़े लेवल पे मीथेन निकलता है, और ये मीथेन जो होता है साथ के साथ में CO2 जो होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेट को नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है, मौसम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, जो कि आपका पूरा एनवायरनमेंट होता है उसको बहुत नुकसान पहुँचाती है। तो ये जो कार्बन फार्मिंग होती है ये इस तरीके का प्रोसेस होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी आपके खेत से कार्बन निकल रहा है या फिर आप फर्टिलाइज़र के रूप में जो भी कार्बन वगैरह को यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होता है, इन सारी चीज़ों से जो भी जितना भी कार्बन निकलता है उसको आप क्या कर रहे हैं, ऐसा मैकेनिज़्म लगा रहे हैं कि आपके यहाँ की मिट्टी में ही वो सारी चीज़ें जो भी ये CH4 यानी कि मीथेन जो है या फिर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिट्टी में ही ऑब्जॉर्व होकर के रह जाएगा। ठीक है, तो खेती भी हो जाएगी और खेती की वजह से जो ये मीथेन वगैरह निकलता है, जैसे हमको मालूम है कि सबसे ज़्यादा मीथेन जो है वो धान के खेतों से निकलता है। तो धान की जो फसल लगती है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। ये आपके क्वेश्चन भी बना हुआ है कि मीथेन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो खेत जो होते हैं, जो कृषि होती है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा कार्बन का पॉल्यूशन होता है। उसको एक तरीके से रिस्टोर करने के लिए मिट्टी के अंदर या फिर वनस्पतियों के अंदर एक तरीके से फिक्स करने का जो प्रोसेस होता है उसको कार्बन फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये काम करना है कि कार्बन फार्मिंग में थोड़ी सी और रिसर्च करनी है सो दैट आपका ये जो टॉपिक है वो तैयार हो जाए। ठीक है, और बेसिकली ऐसा करने से क्या होता है, जितना भी जलवायु परिवर्तन है उसको कम कर सकते हैं और साथ के साथ मिट्टी के हेल्थ और उत्पादकता में भी वृद्धि होती है अगर इस तरीके की चीज़ें करते हैं। जैसे कि एक होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो अमोनिया का जब हम यूज़ करते हैं, अमोनिया जो फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज़ होता है, तो यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो भी क्या आ जाता है, मिट्टी के अंदर आ जाता है। अब नाइट्रोजन अपने आप में क्या है, एक तरीके से स्थिरीकरण का काम करता है। ठीक है ना, जो कि आपको मालूम होगा कि जो दाल होते हैं, दलहन की फसलें होती हैं, उसमें जो गांठ बनती है वो नाइट्रोजन की वजह से ही बनती है। ठीक है, तो एक तरीके से नाइट्रोजन फ़ायदेमंद भी है, लेकिन फर्टिलाइज़र के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो इन्वायरमेंट को उसका नुकसान भी है। तो कुछ ऐसा मैकेनिज़्म क्यों ना लगाया जाए कि इस नाइट्रोजन को N2O को, जो कि ये नाइट्रोजन जब ज़मीन में जाता है फिर वहाँ से ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज़्म हो कि कार्बन या फिर इस तरीके के हानिकारक जितनी भी गैसें खेती के प्रोसेस में निकल रही हैं उसको स्टोर कर लिया जाए, इसको ही कार्बन फार्मिंग बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अगला टॉपिक क्या है, केरला ऑन अलर्ट एज मैन डाइज ऑन वेस्ट नाइल फीवर। तो वेस्ट नाइल फीवर के बारे में ये बात की जा रही है, केरला में एक व्यक्ति की डेथ हो गई इसके बारे में। तो देख लेते हैं वेस्ट नाइल फीवर वायरस क्या है। एक तरीके का इसको फ्लेवी वायरस बोला जाता है। जिस तरीके से जापानी इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी बोली जाती है, जापानी बुखार जिसको बोला जाता है, बिल्कुल वैसे ही वेस्ट नाइल फीवर है, एक तरीके का फ्लेवी वायरस है, और ये जो है मच्छरों के काटने से ये भी होता है। तो ये एक मच्छर जनित रोग है। साथ के साथ में जो मच्छरों में जो RNA वायरस होते हैं, सिंगल RNA वायरस होते हैं, उनसे ये चीज़ें फैलती हैं। तो वेस्ट नाइल फीवर एक तरीके का बुखार है जो कि क्या है, फ्लेवी वायरस परिवार से आता है एक तरीके से। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, ये जापानी इंसेफ्लाइटिस की तरह ही होता है। इसको पीले बुखार जो जापानी इंसेफ्लाइटिस को बोला जाता है, बिल्कुल उसी की तरह ही इसके भी सिम्टम्स होते हैं। बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, मछली आना, और आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अचानक से आपको ठंड भी लग सकती है, इस तरीके के जो भी सिम्टम्स होते हैं। और कई बार इन सारी चीज़ों की वजह से जो है आपके ऑर्गन्स जो हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं और कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो वेस्ट नाइल फीवर के बारे में ध्यान रखिएगा। ये मे मंथ का करंट अफेयर्स है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, EC स्टॉप्स रिलीज टू एड अंडर राइथु भरोसा इन तेलंगाना। तो राइथु बंधु एक तेलंगाना में स्कीम चलती है, बेसिकली किसानों के लिए ये चलाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिले होंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने स्टॉप कर दिया है इसके लिए जो भी ग्रांट दिया जा रहा था उसको, क्योंकि इलेक्शन का पूरा टाइम चल रहा था, और इलेक्शन के टाइम में आचार संहिता जब लग जाती है तो बहुत सारे जो गवर्नमेंटल स्कीम्स होती हैं या फिर जितना भी
काम होता है वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो इस वजह से ये जो राइथू बंधु योजना है तेलंगाना की, उसको भी स्टॉप कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अभी जो मई मंथ था, अप्रैल से मई मंथ पूरा इलेक्शन चला है, तो बहुत सारे पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल जो अलग अलग स्टेट्स में स्कीम्स वगैरह चल रही थी उसको रोक दिया गया था। उसी कड़ी में राइथू बंधु जो है वो थोड़ा न्यूज़ में आ गया। तो देख लेते हैं राइथू बंधु योजना के बारे में क्या है। ये बेसिकली किसान निवेश सहायता योजना है। तो मैंने बताया कि किसानों के लिए है बेसिकली ये, और किसानों को एक तरीके से इस तरीके से पैसे देना गवर्नमेंट के थ्रू कि वो अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा बीज ला सके और जितना भी खर्च होता है उनका वो बर्डन जो है वो थोड़ा सा कम हो सके। ठीक है, तो राइथू बंधु योजना पहली बात तो ये याद रखनी है कि कहाँ का है, तो तेलंगाना का ये है। किसके लिए है, तो ये किसानों के लिए है। ठीक है, किसानों के लिए ये पूरी योजना है। और कब शुरू हुई थी, तो ये जो योजना है वो 2018 में शुरू की गई थी। दूसरी बात ये है, इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पर आपको किसान सम्मान निधि होता है, जहाँ पर 6,000 रुपये आपके अकाउंट में गवर्नमेंट के द्वारा डाले जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, बिल्कुल इसी की थीम पर ये राइथू बंधु योजना है तेलंगाना की, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, प्रति एकड़ प्रति किसान को 5,000 रुपये देती है वित्तीय सहायता। तो जो किसानों के लिए सेंट्रल लेवल पे चीज़ें मिल रही हैं वो प्लस 5,000, यानी कि टोटल वहाँ के जो किसान हैं उनको 11,000 रुपये मिलते हैं कृषि क्षेत्र के लिए। तो कई ऐसे जो कृषि है वो एक तरीके से आता है ऐसे क्षेत्रों में, जैसे हमारी 7 शेड्यूल में लिस्ट होती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जिसको दोनों कानून बना सकते हैं, तो इसको लेकर के जो जितना भी वेलफेयर की स्कीम्स होती हैं वो क्या किया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेकर के चलती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो वित्तीय सहायता है ये अर्धवार्षिक रूप से दी जाती है। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से देने का मतलब क्या है कि साल में आपका एक खरीफ का सीज़न होता है, एक जो है रबी का सीज़न होता है। तो दोनों समय में जब जब रबी या खरीफ की सीज़न आती है उस समय में थोड़ा थोड़ा पैसा करके दिया जाता है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक ये योजना है, वित्तीय सहायता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और कितने रुपए दिए जाते हैं, 5,000 रुपये। चलिए अब आगे चलते हैं। बात की जा रही है टीबी वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन का नाम क्या है, MTBVAC, यानी कि ये जो है माइकोबियम ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन इसका फुल फॉर्म है। और अभी जो टीबी के लिए जितनी भी दवाएं हैं उसमें जो है वैक्सीन जो ये इस तरीके की बनाई जा रही है MTB वैक्सीन, ये एक तरीके का अपने आप में नया मामला होगा और अभी इसका ट्रायल चल रहा है। अगर मान लीजिए इसका ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर क्या होगा, आने वाले समय में जो हमारे यहाँ पर टीबी जो बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी है, वो बहुत बड़ा एक बर्डन क्रिएट करती है। तो इस बर्डन को, इस बोझ को कम करने में ये जो वैक्सीन है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो अभी इसका फेज़ 1 का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। फेज़ 2 का ट्रायल के लिए अप्रूवल मिला है। और ये अप्रूवल देता कौन है, तो CDSCO जो है वो ये सारे मामले देखता है। CDSCO का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो CDSCO है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इस तरीके का काम करती है। जितने भी हमारे दवाओं से रिलेटेड या फिर जो भी इस तरीके के केमिकल्स वगैरह से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जो रूल बनाने होते हैं, इन सब को रेगुलेट करने का काम CDSCO का होता है। तो दवाओं के संबंध में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जितना भी एक तरीके से रेगुलेशन होता है वो ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करती है। और उसी ने अभी टीबी वैक्सीन के लिए, जिसका नाम क्या है, MTB वैक्सीन, इसको एक तरीके से अप्रूवल देने के लिए फेज़ 2 का ट्रायल करने के लिए अप्रूव किया है। ठीक है, तो जब ये अप्रूवल कंप्लीट हो जाएगा और अगर ये जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी फिर न्यूज़ में आएगी, इसको डिस्कस करेंगे। टीबी के बारे में देखा जाए तो टीबी जो है एक तरीके का बैक्टीरिया जनित बीमारी है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, तो नाम में ही है, इसके ध्यान में रखिएगा। और ये इस तरीके की फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। जब इसमें होता है लंबे समय तक खांसी वगैरह होती है, जैसे 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि 6 महीने तक अगर लगातार किसी व्यक्ति को खांसी आ रही है तो फिर उसको एक बारी चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि टीबी जो है वो फेफड़ों को एक तरीके से नुकसान पहुंचाती है। चलते हैं आगे। बात की जा रही है एन इनहेरिटेंस टैक्स विल हेल्प रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो ये जो है अभी जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था वहाँ पर कांग्रेस के एक लीडर है सैम पित्रोदा। तो सैम पित्रोदा जो है वो उन्होंने एक तरीके से कॉन्सेप्ट दिया था इनहेरिट टैक्स का और बोला था कि इनहेरिट टैक्स वाला सिस्टम ले आना चाहिए। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, विरासत। तो विरासत से संबंध क्या है, विरासत का टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब क्या है कि कई लोग होते हैं जिनके पास में बहुत ही ज़्यादा परदादाओं की
ज़मीन होती है तो वो बायोलॉजिकल एक तरीके से क्या होते हैं, विरासत लंबे समय से चली आई होती है, उनके पास अपार संपत्ति होती है, तो वो ऐसे ही अमीरों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बात की गई है कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास दादा परदाताओं से अगर कोई संपत्ति आई है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसको लेकर के बहुत चर्चा हुई, डिबेट हुई और इस वजह से ये जो न्यूज़ में आ गया ये बात। ठीक है, और बोला गया कि क्यों ज़रूरी है ये, तो अभी जो इनइक्वालिटी का दौर चल रहा है उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो संपत्ति है उस पर आज के हिसाब से टैक्स लगता है, जबकि संपत्ति बहुत पुरानी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, अरबपति होते हैं, उनका एक तरीके से कहीं ना कहीं टैक्स जो है वो बच जाता है और इसका सारा बर्डन जो है वो जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसको फिर क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स है, आप जो भी कंज्यूम करते हैं डे टू डे लाइफ में उसके बदले में आपको थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो अगर इस तरीके से इनहेरिटेंस टैक्स होगा, बहुत ज़्यादा कोई अमीर इंसान है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में 1% लोग क्या हैं, अमीर हैं और 40% जो बाकी जो जनता है वो क्या है, एक तरीके से गरीब है। लेकिन इन 1% जो आबादी है उनके पास अकेले 40% क्या है, जो जितना भी मनी है देश का वो अकेले इस 1% अमीर लोगों के पास में है। ठीक है, तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि अगर ये इनहेरिटेंस टैक्स होगा तो जो ये 1 अरबपति 1% लोग हैं जिनके पास 40% वेल्थ है पूरे देश का, तो ये जो थोड़ा है एक तरीके से इक्वली बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू वगैरह थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो वो जो है सोशल वेलफेयर के काम कर पाएगी उन लोगों के लिए जिनके पास में जो एक गरीब तबका है, जो कि एक बहुत ही कठिन दौर से गुजरता होता है, बहुत डे टू डे लाइफ में मेहनत करता है, तब जाके उसको खाने पीने की चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो स्कॉटलैंड से रिलेटेड है और वनडे एग्जाम्स में यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता है कि जब कोई भी बहुत सर्वोच्च पद पे कोई नया व्यक्ति जाता है तो पूछ लिया जाता है। स्कॉटलैंड एक तरीके से आपको दिख रहा होगा कि बहुत छोटा सा एक देश है जो कि बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड के बारे में बात की जा रही है कि वहाँ के जो जॉन सिडनी जो है वो फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, स्कॉटलैंड और जॉन सिडनी का। ठीक है, और ये यंगेस्ट हैं। ठीक है, बहुत ही कम एज में ये बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, और इसके पहले जो हमजा जी थे, हमजा जी को हरा करके ये बने हैं, तो 60 साल के हमजा जी को हरा करके 39 ईयर के जॉन सिडनी जो है वो क्या बने हैं, एक तरीके से स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। अब स्कॉटलैंड के बारे में थोड़ा देखें तो कहाँ पर मिलेगा, ये यूरोपियन कंट्री है ये स्कॉटलैंड। ठीक है, और इसका जो आसपास का आप लोकेलिटी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नॉर्थ सी वाला जो एरिया है, बिल्कुल हमारा जो ग्लोब है उसका बिल्कुल टॉप मोस्ट नॉर्थ वाला जो आपको ये पोल दिखाई देता है, वहाँ पर यहाँ पर आपको नॉर्थ सी दिखाई देगा और नॉर्थ सी के पास में स्कॉटलैंड पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, छोटी सी न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा इस महीने इंपॉर्टेंट थी इस वजह से डिस्कस किया है। आप मैप में जाकर के थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, इंडिया ओपन्स अप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर रशिया टू चैनल रुपी बैलेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेज़र लेने के लिए जो है वो इंडिया जा रहा है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, देखिए, एक तो नॉर्मल अकाउंट होता है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, दो देशों के बीच में डॉलर में, जो अमेरिकन डॉलर है उससे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, रुपी बैलेंस के बारे में, यानी कि दो देशों के बीच में अपनी करेंसी में क्या करना, व्यापार करना। इसके लिए एक अलग से अकाउंट होता है जिसको बोला जाता है नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट। ठीक है, तो नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट की वजह से क्या होता है, कोई भी दो देश है जो कि डॉलर में व्यापार नहीं करके अपनी करेंसी में व्यापार करना चाहता है तो उसको परमिशन होती है। ठीक है, एक देश जो होता है वो दूसरे देश में क्या करता है, एक अकाउंट खोलता है और अपने यहाँ की कुछ करेंसी वहाँ पे रखता है, या फिर जो देश होता है वो उस देश की करेंसी वहाँ पे रखता है, सो दैट कभी भी कोई सामान खरीदना हो और डॉलर अगर उसके पास उपलब्ध नहीं है तो वो उस देश की करेंसी वहाँ के लोगों को दे करके क्या कर सकता है, सामान खरीद सकता है। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट और एक टाई जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में होने के लिए जा रहा है। बात क्यों हो रही है इसकी, क्योंकि अभी यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं और यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिया है। मतलब जो रशिया है वो डॉलर में व्यापार नहीं कर पा रहा है और इंडिया के साथ में हमने देखा हुआ है मंथली करंट अफेयर्स में ही कि इस बार जो है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो है लगभग 26% जो है वो रशिया के साथ हमने बढ़ाया। ठीक है, तो व्यापार हमको करना है लेकिन यूएसए के सैंक्शन से भी बचना है। अब इसके लिए एक ही रास्ता है कि हम आपस में ही अपने करेंसीज़ में क्या कर ले, व्यापार जो है वो
कर लें, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने क्या किया है, एक तरीके से परमिशन दी है कि रशिया के जो एंटिटीज़ या रशियन जो कंपनीज़ है वो हमारे यहाँ पे आकर के एक तरीके से वोस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे और वहाँ पर क्या होगा, हमारे यहाँ में रशिया का एक अकाउंट खुला होगा जहाँ पर इंडियन करेंसी होगी। जब भी रशिया को कोई सामान खरीदना होगा या फिर लेन देन करने होगा पैसे का, तो वहाँ से हमारी करेंसी में ये व्यापार हो जाएगा। सेम इसी तरीके से नोस्ट्रो अकाउंट वहाँ पर खुलेगा जहाँ पर इंडिया की अकाउंट होगी रशिया के अंदर, और वहाँ की करेंसी में वहाँ पर अकाउंट में पैसे सेव होंगे। जब भी हमें ज़रूरत लगेगी कि कोई सामान हमको लेना है, हमने अकाउंट से पैसे निकाले, रशिया को दिए और वो सामान हम लेकर आ गए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक जो करेंसी का चेंज है ना, स्वैप जो करेंसी का होता है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। तो अगर नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट आपके पास होते हैं तो करेंसी स्वैपिंग का जो प्रोसेस है वो आपके लिए आसान हो जाएगा और इसकी वजह से जितना भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और रुपी में अब जो है रशिया के साथ जो है इंडिया का व्यापार होगा। तो नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट को थोड़ा सा आप क्या करिएगा, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। किसके बारे में बात की जा रही है, रशिया और इंडिया के बारे में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इंडिया इज़ नाउ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। तो जैसे जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग के दिनों में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो ध्यान है वो जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो जीवाश्म ईंधन है, उनसे हट करके गैर जो जीवाश्म ईंधन है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। साथ के साथ में हम ऊर्जा के जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, एनर्जी जनरेट करने के नए नए ऑप्शंस की खोज कर रहे हैं और ऐसे ऑप्शन की खोज कर रहे हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट को कम से कम नुकसान हो। और उसमें सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, सोलर पावर। सूर्य की जो ऊर्जा होती है, जितना भी हमारे पास सनलाइट आता है, अगर उसको हम क्या कर लें, बहुत अच्छे से यूज़ करके हम क्या कर लें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें, तो हमारा जो कोयले के थ्रू यानी कि कोल के थ्रू जो हमारे यहाँ पावर प्लांट्स में बिजली जनरेट होती है उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी क्या किया गया है, जो इंडिया है उसने इस दिशा में काम करना शुरू किया है और इंडिया जो है विश्व में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है सोलर पावर का, ठीक है। यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज़ के नाम हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज जो है वो नाम अरेंज करने के लिए आता है कि टॉप 5 जो है सोलर पावर जनरेशन जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम बता दीजिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि टॉप में कौन है। सबसे ज़्यादा सोलर पावर जनरेशन जो है वो चाइना करता है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे यूएस आता है, थर्ड नंबर पे आपको जापान दिखाई देगा और जापान के बाद फोर्थ नंबर पे आपको दिखाई देगा कौन, जर्मनी, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो थर्ड नंबर पे कौन पहुंच गया है, इंडिया पहुंच गया, यानी कि जापान को जो है रिप्लेस कर दिया है। पहले जो इंडिया था वो 5th पोजीशन पे था, लेकिन अब जो है जापान को रिप्लेस करके इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन पे पहुँच गया है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग हमने क्या किया है, 442 गीगावाट जो है वो एनर्जी जनरेशन का काम हमने अब तक कर लिया है, तो ठीक है। तो ये टॉप 4-5 कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा। पावर जनरेशन की अगर बात करें तो हमारा टारगेट क्या है, 2070 तक हमें क्या करना है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करना है, ठीक है। और हमने 2030 तक क्या किया है, 500 गीगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने की बात की है कि 2030 तक हम ऐसी एनर्जी जनरेट करेंगे जिससे पर्यावरण को क्या हो, कम से कम प्रदूषण हो, ठीक है। तो उस कदम में हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, अभी लगभग 442 रीच करने की हमारी संभावना है। नीति आयोग भी समय समय पर इस पर ध्यान रखता है, अपनी रिपोर्ट जारी करता है, उसमें बताया गया है कि 18% जो टोटल सोलर इंस्टॉलमेंट है, जो एक तरीके से सोलर सिस्टम, सोलर पावर जनरेशन के लिए जो छतरी वगैरह होती है उसको इंस्टॉल करने का काम जो है अभी इंडिया में 18% हो गया है। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, तब जा कर के हम क्या कर लेंगे, ये जो 500 गीगावाट जो हमारी डिमांड है या फिर हमारा टारगेट है उसको हम रीच कर लेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सोलर पावर जनरेशन और टॉप 4-5 कंट्रीज़ के नाम याद कर लीजिएगा जो कि सोलर पावर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो चाइना, यूएस के बाद 3rd नंबर पे अभी इंडिया आ गया है, उसके बाद जापान और जर्मनी का नंबर है। अब चलते हैं अगली एडिटोरियल की तरफ। बात की जा रही है किसके बारे में, वाइडल टेस्ट फॉर किसके, टाइफॉइड प्रॉब्लम, ठीक है। तो वाइडल टेस्ट क्या होता है, वाइडल टेस्ट एक तरीके से एक मैकेनिज़्म होता है टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर आपके जो ब्लड सैंपल्स है वो लिए जाते हैं और रैंडम एक टेस्ट होता है। तो अभी बात की गई है कि ये जो वाइडल टेस्ट है इसमें बहुत सारी कमियाँ निकल के आई है, लेकिन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइडल टेस्ट के थ्रू ही टाइफाइड की टेस्टिंग की जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो वाइडल टेस्ट होता है वो बहुत
कम खर्चीला होता है। इस वजह से ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी इसको प्रेफर करते हैं। और जैसे कि हमारी आबादी इतनी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर में खर्च नहीं करना चाहती है अगर, तो वो क्या करते हैं, वाइडल टेस्ट करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन कंसर्न क्यों निकल के आया, एडिटोरियल क्यों आया है, बात की जा रही है कि वाइडल टेस्ट की वजह से जब टाइफाइड की हम जाँच करते हैं तो कई बार जो आंकड़े हैं वो सही नहीं पाए जाते हैं, रिपोर्ट जो है वो सही नहीं आती है। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार किसी के बॉडी में टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं, अंदर सारी चीज़ें होती हैं, बट वाइडल टेस्ट में वो नेगेटिव दिखा देता है, तो जो डॉक्टर होते हैं वो रैंडम दवाई दे करके उनको भेज देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जा करके पता चलता है कि उनको टाइफाइड हुआ था। तो इस तरीके से वाइडल टेस्ट को लेकर के थोड़ी सी कमियां निकल के आ रही हैं, इसके बारे में ये पूरा एडिटोरियल है। और यहाँ पर बात की गई है कि थोड़ा सा जो मेडिकल फील्ड है हमारा, उसको भी थोड़ा और अच्छा अवेयर होने की ज़रूरत है, और वाइडल टेस्ट की जो भी कमियां हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइफाइड के बारे में देखते हैं। टाइफाइड रोग की अगर बात करें तो इंडिया में इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है। अभी हमने ट्यूबरकुलोसिस की बात की, बिल्कुल उसी की तरह टाइफाइड का भी बर्डन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और WHO के आंकड़ों की माने तो लगभग 90 लाख जो लोग हैं वो हर साल टाइफाइड से ग्रसित पाए जाते हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है ये ओवरऑल देखा जाए तो। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो हर 1 लाख बच्चे के ऊपर में आपको 500 साढ़े 500 लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इस मामले में शहरी क्षेत्रों में आपको दिखाई देंगे कि टाइफाइड से ग्रसित हैं। ये और भी आपका एक आंकड़ा है कि 1 लाख आबादी में लगभग 1000 से ऊपर जो आबादी है वो क्या कर रही है, हर साल टाइफाइड से ग्रसित हो रही है। कई सारे लोगों की जान जाती है। बेसिकली बच्चों के ऊपर जो है वो बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में अगर तुलना की जाए, शहरी क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव जाता है, क्योंकि आप गंदा पानी पी रहे हैं। टाइफाइड होता क्यों है, गंदा पानी, गंदा खाना खाने की वजह से, या फिर जिसमें पॉल्यूशन के कण होते हैं, साफ़ सुथरा कम होता है, तो वहाँ पर टाइफाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बेसिकली पेट से ये रिलेटेड होता है। एक जो बैक्टीरिया इसके लिए काम करता है जिसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जो है वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये जो पूरा आपको टाइफाइड के जो लक्षण या फिर बीमारी जो है वो दिखाई देता है। तो ये याद रखिएगा कि ये किस तरीके की बीमारी है, जीवाणुजन्य यानी कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। और कौन सा बैक्टीरिया है जो टाइफाइड को कॉज करता है, तो साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, बेसिकली पेट से संबंधित है। इसमें 2 टाइप होते हैं टाइफाइड का, A टाइप और B टाइप। जितनी जितनी सीवियरिटी होती है उसके हिसाब से इसको कैटेगरी में बांटा जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, बुखार वगैरह जैसे सिम्टम्स आते हैं, और कई बारी खून की उल्टी वगैरह भी हो जाती है लॉन्ग टर्म में अगर चीज़ें बनी रहती है तो, और जान भी चली जाती है। तो वाइडल टेस्ट टाइफाइड, इसके बारे में ये न्यूज़ थी जो कि इस मई महीने में चर्चा में रही, इसको हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात की जा रही है चाइना एंड EU कैंडिडेट सर्बिया साइन ऑन एग्रीमेंट टू बिल्ड शेयर्ड फ्यूचर। मैंने बात की थी जब मैं ये एडिटोरियल डिस्कस कर रही थी मई मंथ का, तब हमने बात की थी कि कोविड के बाद से, जैसे कोविड आया था उसके बाद से, कोविड-19 के बाद चाइना जो है वो विदेश में इधर उधर जाना उसने बंद कर दिया था, क्योंकि कोविड के समय में एलिगेशंस लगे थे कि चाइना से ही ये पूरा जो वायरस है, कोरोना वायरस है, वो निकल के आया। लेकिन अब धीरे धीरे चाइना क्या कर रहा है, अपने जो शेल से बाहर निकल गया है, और जो भी आसपास की कंट्रीज़ हैं, चाहे वो EU हो, साथ के साथ में और भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अपना जो रिलेशन है वो बढ़ा रहा है। आगे चल के हम देखेंगे कि EU के साथ साथ अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ भी चाइना अपना जो टाई अप है, रिलेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए अभी चाइना और यूरोपियन यूनियन का एक जो देश है सर्बिया, इसके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, ये अलग बात है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो चाइना से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, उसके ऊपर में बहुत सारे सैंक्शंस उन्होंने लगा रखे हैं, स्पेशली जो है कोविड के समय से ही, साथ के साथ में रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, इस वजह से भी इनके साथ भी थोड़े बहुत संबंध, और चाइना की मोनोपोली इतनी ज़्यादा हो जाती है आसपास के कंट्रीज़ में, इस वजह से भी चाइना को बाइकआउट किया जाता है। दूसरा मुद्दा ये है कि चाइना डंपिंग बहुत ज़्यादा करता है, अपने यहाँ से सस्ती कीमतों में सामान बल्क में बना करके क्या करता है, दूसरे देशों में जा करके उसको डंप कर देता है, तो वहाँ के जो घरेलू उद्योग होते हैं उनको हैम्पर होता है। इस वजह से EU ने सैंक्शंस लगा रखे हैं चाइना के ऊपर। लेकिन EU में भी कुछ देश ऐसे हैं, जैसे कि आप बात कर लीजिए हंगरी की या फिर अभी सर्बिया की, तो ये जो देश हैं वो थोड़ा सा चाइना के साथ में या चाइना की तरफ झुके हुए हैं। तो अभी जो है, अगर आपसे वनडे एग्जाम्स में पूछा जाए कि EU का कौन सा देश है जिसने चाइना के साथ टाई अप किया है, एग्रीमेंट किया है, तो उसका नाम है सर्बिया। ठीक है,
किस क्षेत्र में ये सारी चीज़ें हुई हैं। बेलग्रेड में ये पूरी सर्बिया की जो बेलग्रेड है वहाँ पर ये पूरी बैठक हुई है और वहाँ के जो राष्ट्रपति का नाम क्या है, वुसिक, ठीक है। चाइना के जिनपिंग जी हैं और जो सर्बिया के राष्ट्रपति हैं वो हैं वुसिक। किन किन टॉपिक्स पे बात हो सकती है, तो जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो टॉपिक कोई एक नहीं होता है, हॉलिस्टिकली जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर में बात होती है, जैसे कि इकोनॉमी के ऊपर में, बायलैटरल ट्रेड के बारे में, आपके हेल्थ सेक्टर के बारे में, अलग सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जितने होते हैं, जो भी कंसर्न होता है किसी देश के साथ में। मान लीजिए कहीं पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जब टाई अप होगा तो उस दिशा में बहुत ज़्यादा काम होगा, इस तरीके से। तो बेसिकली याद रखिएगा, चाइना, EU का देश सर्बिया, जिसके बीच में क्या हुआ है, अभी एग्रीमेंट हुआ है। अगली बात की जा रही है NGT के बारे में। NGT ने अभी क्या किया था, चूँकि असम में भी चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, तो वहाँ पर ये देखा गया था कि असम के ऐसे एरियाज़ जहाँ पर एक तरीके से बोला जाता है कि वो नेशनल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है या फिर जो नेशनल पार्क्स हैं, ऐसे एरिया में जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पर उन्होंने पोलिंग बूथ अलॉट कर दिए थे। तो इसको लेकर के मामला जो है वो कोर्ट में गया, कहाँ पर, NGT के पास गया। NGT जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये काम क्या करता है, पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे आते हैं उनको देखने का काम करता है। तो जब NGT के पास में ये पूरा मुद्दा गया और वहाँ पर पता चला NGT को कि कोई असम का एरिया है जहाँ पर जो जानवरों के लिए वो एरिया एक्यूपाइड है, वहाँ पर पोलिंग बूथ बना दिए गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक तरीके से जवाब मांगा है जो वहाँ पर फॉरेस्ट अधिकारी थे उनसे, साथ के साथ में गवर्नमेंट से, ठीक। तो इसकी वजह से जो है पूरा ये मामला चर्चा में आ गया और NGT जो है वो चर्चा में आ गई, ठीक है। तो देख लेते हैं NGT के बारे में कि सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ से हुई थी, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो NGT के बारे में 2020-21 में आई थिंक यहाँ पर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो NGT की स्थापना जो है वो 2010 में हुई थी और कौन से आर्टिकल के तहत पूछा जाए तो आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ जो है उसी के तहत पर्यावरण भी आता है, स्वच्छ पर्यावरण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए NGT है। तो बोला जाए अगर कि किस आर्टिकल के तहत NGT की स्थापना हुई है तो आर्टिकल 21 के तहत। कब स्थापना हुई है, 2010 में। अभी वर्तमान में इसके अधिकारी कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। गठन 2010 में हुआ, मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में आपको इसका दिखाई देगा और भी अलग अलग जगह पे क्षेत्रीय कार्यालय इनके दिखाई देंगे, ठीक है। कौन से मंत्रालय के अंदर, बेसिकली विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। एक तरीके से NGT को अर्ध न्यायिक निकाय बोला जाता है, क्योंकि अर्ध न्यायिक इसलिए क्योंकि इनके पास में न्यायालय के जैसे ही यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जैसे ही कुछ पावर्स होते हैं, लेकिन वो पावर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। पेनल्टी वगैरह लगाने का इनका जो है पावर होता है, इसलिए इनको अर्ध न्यायिक बोला जाता है। दूसरी बात यह है कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के ऊपर में काम करते हैं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है, इनके पास में कोई अलग से एक्ट नहीं है जिसके थ्रू ऐसे मेजर्स लिखे गए हों कि इन्हीं रूल्स को फॉलो करके NGT को अपना काम करना है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे ये काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं प्राकृतिक न्याय में। पहला ये होता है कि कोई भी जज जो है वो किसी भी पार्टी को, दोनों पार्टी को सुने बिना अपना जजमेंट नहीं देगा। दूसरी बात ये होती है कि अपने ही मामले में कोई भी व्यक्ति एक वकील नहीं होगा, अपने ही मामले में कोई व्यक्ति जज नहीं होगा। तो नेचुरल कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं, नेचुरल जो जस्टिस है उसका कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं और एक व्यक्ति के जो विवेक के ऊपर में छोड़ा जाता है जो NGT का जो हेड होता है। बेसिकली अध्यक्ष कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील जो होता है, जो जज होता है, वो NGT का अध्यक्ष हो सकता है, ठीक है। तो उनको ऑलरेडी जो है वो जुडिशरी से रिलेटेड अच्छी खासी समझ होती है, तो अपना एक समझ को, विवेक को यूज़ करते हुए, साथ के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को फॉलो करते हुए NGT जो है वो काम करता है। और मान लीजिए अगर यहाँ से कोई मामला ऐसा होता है जिसके ऊपर लोगों को डाउट होता है और वो अपील करना चाहते हैं, तो यहाँ से NGT से मामला सुप्रीम कोर्ट में जा कर के क्या किया जा सकता है, वहाँ पर अपील की जा सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। क्योंकि लगभग इस साल 117 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। इसके पहले जनवरी-फरवरी के महीने में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था लगभग 5 लोगों को, ठीक है। तो उनके नाम भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। 4 लोगों को जो है वो मरणोपरांत यानी कि आफ्टर डेथ दिया गया था और एक व्यक्ति लाल कृष्ण अडवाणी जी जो हैं उनको जीवित रहते हुए दिया था, ठीक है। तो भारत रत्न, उसी के जैसे ही पद्म अवार्ड में क्या आते हैं, पद्म विभूषण,
उसके बाद में आपको दिखाई देगा पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ये जो है कैटेगरी वाइज पद्म विभूषण सबसे टॉप में, उसके भारत रत्न के बाद में सेकंड हाईएस्ट है, उसके बाद में आपको पद्म भूषण दिखाई देगा और उसके बाद में आपको क्या दिखाई देगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण के बाद में पद्मश्री दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से टॉप मोस्ट जो है ये हमारे यहाँ के सर्वोच्च पुरस्कार हैं। लगभग 117 लोगों को इस बार दिया गया है, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो सबसे कुछ ज़्यादा चर्चित चेहरे कौन कौन से रहे हैं, तो पद्म विभूषण मिला है वैजयंती माला बाली को। बेसिकली ये एक्ट्रेस हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, इसमें सारे नाम तो आप 117 नाम तो रटने नहीं हैं, बहुत बहुत फेमस जो व्यक्ति होंगे वो जब इनको मिला है तो वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रही हैं, चर्चा में रही हैं। आपको थोड़ा सा एक बार ही देख लेना, या फिर मंथली मैगजीन जो भी कंपाइलेशन आती है वहाँ पर भी एक जगह लिखा होता है ये सारी चीज़ों को, तो आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है जितने इंपॉर्टेंट नाम आपको लगते हैं। जिस तरीके से वैजयंती माला है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं, पुराने ज़माने की बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं, तो इनको याद कर लेना है कि भाई इनको पद्म विभूषण मिला है। इसी तरीके से वेंकैया नायडू जी जो कि हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको सार्वजनिक मामलों में मिला है, आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। वैजयंती माला बाली कहाँ से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु से। तो इस तरीके से कुछ बहुत चर्चित जो नाम हैं उनको थोड़ा सा आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो 117 जो पद्म अवार्ड मिले हैं उनमें जो चर्चित नाम हैं उनको थोड़ा सा देखना है। वैजयंती माला, उसके बाद में हमने देखा वेंकैया नायडू को, उसके बाद में फातिमा बीबी का भी एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली महिला जज हैं इंडिया की। ठीक है, तो अभी अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, केरल से ये बिलोंग करती हैं। इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट नाम हैं उनको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। जितने भी पद्मश्री और पद्म विभूषण इस तरीके के जो भी आपको मिले हुए हैं अवार्ड्स, उनको क्या कर लेना है, थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना है, थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं आगे। मिथुन चक्रवर्ती जी को भी मिला है, ये भी ध्यान में रखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती जी को कला के क्षेत्र में मिला है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट कर लिएगा, जो बहुत फेमस नाम होंगे एटलीस्ट उनका नाम और वो कौन से स्टेट से आते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अगली बात की जा रही है ST स्टॉप्स ग्रांट टू फेस SC जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टॉप्स ग्रांट टू फेस फ्रेश माइनिंग लीज। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अरावली रेंज जो है वो उसके अंदर में माइनिंग के लिए में क्या किया गया था, माइनिंग के लिए परमिशन मांगी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। क्यों स्टॉप किया है, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है हरियाणा में जो है वो अरावली रेंज जो है वो हरियाणा तक भी फैली हुई है। हरियाणा गवर्नमेंट ऐसा चाह रही थी कि जो अरावली रेंज है वहाँ पर क्या किया जाए, एक इको जोन बनाया जाए जहाँ पर लोग टूरिस्ट जो है वो आ सके। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो रहा था। तो जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं या जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, NGO वगैरह होती हैं, उन्होंने एक कंसर्न रेज किया, मामला कोर्ट में गया, तो फिर वहाँ पर क्या किया गया, इन सारी चीज़ों पर सुनवाई हुई। साथ के साथ अरावली रेंज जो है वो मिनरल्स से बहुत भरा पूरा है। ये जो पूरा रेंज आपको दिख रहा है 4 स्टेट में फैला हुआ है। पहली बात तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा है ये, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये 4 स्टेट्स में पूरा आपका अरावली रेंज फैला हुआ है। अरावली रेंज के लिए और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये बहुत ही पुराना विशिष्ट एक तरीके से वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, टर्म्स हैं, आपने पढ़े होंगे कहाँ पर, ज्योग्राफी में। फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं, जब 2 प्लेट्स होती हैं पृथ्वी की, वो जब टकराती हैं तो आपस में टकराने की वजह से अगर टक्कर बहुत ज़्यादा होती है तो ज़मीन होती है वो थोड़ी ऊपर उठ जाती है, उसकी वजह से क्या है, पर्वत जैसी संरचनाएं बन जाती है। तो फोल्डेड माउंटेन है। साथ के साथ में अरावली सबसे पुराना एक तरीके से सबसे पुराने प्राचीन पर्वतों में आता है। ठीक, तो अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में आता है। इस तरीके के कुछ फैक्ट जो हैं वो अरावली से क्वेश्चन बनता है, अरावली रेंज से। ठीक है, बात अभी यही है कि वहाँ पर माइनिंग के लिए, माइनिंग लीज के लिए परमिशन मांगी गई थी और एनवायरनमेंट इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर में क्या कर दिया है, ब्रेक लगा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है वाई डिड इंटरपोल इशूज़ अ ब्लू कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट प्रज्वल। तो ये जो इलेक्शन के समय में केस आया, प्रज्वल जो हैं वो क्या है एक तरीके से, या अभी इस बार जो इलेक्शन था वहाँ पर MP कैंडिडेट थे। ठीक है, मेंबर, सांसद बनने के लिए इनकी उम्मीदवारी थी। बाद में पता चला कि इनके ऊपर में बहुत सारी महिलाओं के गलत तरीके से वीडियो बनाने के, रेप वगैरह के चार्जेस हैं। तो इसकी वजह से डर करके ये कहाँ पर भाग गए, जर्मनी भाग गए। और जर्मनी, जब भी कोई मामला इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच जाता है
किसी व्यक्ति को ढूंढना होता है तो वहाँ पर ना इंटरपोल जो है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे CBI है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस बोला जाता है इसको फुल फॉर्म, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं CBI वगैरह, पुलिस वगैरह, बिल्कुल उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे इंटरपोल होती है। और क्या करती है वो, एक तरीके से नोटिस जारी करती है। जैसे कि ये प्रज्वल हमारे यहाँ से भाग गया था, तो यहाँ पर जितने भी इंटरपोल में आपको बहुत सारी कंट्रीज़ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ वहाँ पर ग्रुप मेंबर दिखेंगी। हमारा CBI भी इंटरपोल में एक सदस्य है। तो CBI ने क्या किया, इंटरपोल को ये सूचना दी कि भाई हमारे यहाँ का एक अपराधी जो है वो भाग गया है, भाग करके वो किसी और देश चला गया है, तो उसको थोड़ा सा खोजने में हमारी हेल्प करिए। इसको ध्यान में रखते हुए इंटरपोल ने क्या किया है, इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। तो इंटरपोल जो है वो समय समय पर इस तरीके के काम करती है, इन्वेस्टिगेशन करना, नोटिस जारी करना, ठीक। अब उसको ध्यान में रखते हुए हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंटरपोल के बारे में कि कौन कौन से नोटिस जो है वो इंटरपोल आपको जारी करते हुए दिखाई देती है। तो सबसे पहले रेड नोटिस जारी करती है। रेड नोटिस का मतलब क्या होता है कि वांटेड पर्सन, अगर कोई व्यक्ति जो है जिसने क्राइम किया है और वो भाग गया है कहीं पर और उसके ऊपर में क्राइम जो है वो बिल्कुल प्रूफ हो गया है, तो उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है इंटरपोल के द्वारा। येलो नोटिस क्यों लगाया जाता है, मिसिंग पर्सन, लेकिन वो मिसिंग पर्सन ऐसे होते हैं जिनके फैमिली का पता है और वो बताते हैं कि भाई हमारा एक फैमिली मेम्बर है जो कि गायब है, तो मिसिंग पर्सनस के लिए येलो नोटिस जारी करती है इंटरपोल। दूसरा आता है ब्लू नोटिस, जो अभी प्रज्वल के खिलाफ में जारी किया गया है। इसमें होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि ये व्यक्ति भागा है, भाग करके कहाँ गया है, कहाँ पर रह रहा है, इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो इंटरपोल क्या करता है, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करता है, ठीक है। उसके बाद आएगा ब्लैक नोटिस। तो ब्लैक नोटिस में आता है अनआइडेंटिफाई बॉडीज़, जब भी कई बार किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है किसी अदर कंट्री में जाकर के, जिसकी फैमिली का पता नहीं होता, उसका कोई पहचान नहीं होता उसके साथ में, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या होता है, ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए, ठीक। उसके बाद ग्रीन नोटिस, ग्रीन नोटिस है वार्निंग एंड इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। तो वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग जो ग्रुप्स यहाँ पर इंटरपोल में सदस्य होते हैं उनके बीच में अगर कोई मान लीजिए कि साझा करनी है सूचना और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि भाग गया है या फिर वो पूरे समाज के लिए, पूरे कंट्री के लिए क्या कर सकता है, थ्रेट क्रिएट कर सकता है, जैसे कि टेररिस्ट वगैरह होते हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में ये वार्निंग और इंटेलिजेंस के लिए ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद आता है ऑरेंज नोटिस, जो कि इमीडिएट थ्रेट के लिए। थ्रेट यही होता है जिस तरीके से मैंने भी बात की टेररिज्म को लेकर के, तो बिल्कुल अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आगे चल करके इस तरीके से आतंकवाद को प्रमोट करेगा या कुछ भी थ्रेट जो है वो क्रिएट कर देगा, उसके लिए ऑरेंज नोटिस है। देन पर्पल नोटिस होता है मॉडस ऑपरेंडी के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक तरीके से इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होता है। ये सारे के सारे जितने भी इंटरपोल में मेंबर्स होते हैं ये उनके लिए ये स्पेशल नोटिस जारी किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने बात तो ब्लू कॉर्नर नोटिस की थी जो कि प्रज्वल के खिलाफ में जारी की गई थी इंटरपोल के द्वारा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, लेकिन ये सारे नोटिस भी इंटरपोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं आगे। बोला गया है कि इंटरपोल की शुरुआत कब हुई है, तो इंटरपोल 1923 में बना था। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग हैं उसके रूप में ये काम करता है। जिस तरीके से स्टेट या फिर कंट्री के लेवल पे बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरपोल होता है। भारत इसका मेंबर है क्या, तो बिल्कुल भारत इसका मेंबर है। कब बना है, 1949 में। जब आपसे क्वेश्चन बनता है तो इसी तरीके से बनता है कि भारत उसका सिग्नेटरी है या नहीं, और अगर है तो कब बना है। ये 1949 में भारत जो है इंटरपोल का सदस्य बना है। और हमारे यहाँ की CBI जो है वो इंटरपोल के साथ क्या कर लेती है, कोलैब कर लेती है, ठीक। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बात की जा रही है ग्रीन स्टील के बारे में। ग्रीन स्टील नीड्स ट्रायड इंसेंटिव टू बिकम अ रियलिटी इन एशिया। तो बात की जा रही है कि अभी जो ग्रीन स्टील है अगर इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो आगे चल करके एशिया में और साथ के साथ में इंडिया के लिए बहुत अच्छा एक स्कोप जो है वो निकल के आ सकता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ग्रीन स्टील होता क्या है। तो बात की जा रही है ग्रीन स्टील की। ग्रीन से ही आपको समझ में आ रहा है कि पॉल्यूशन के मामले में ये क्या होगा, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होगा, ठीक। अब इसके लिए एक मैकेनिज्म काम करता है। जब भी हम स्टील प्लांट्स वगैरह
वगैरह में अगर आपने कभी विज़िट किया होगा स्कूल कॉलेज के समय में, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, बड़ी बड़ी चिमनियाँ जलती होती हैं, वहाँ पर कोयला जो है बहुत भारी मात्रा में जलाया जाता है, उसके थ्रू क्या किया जाता है, जो स्टील वगैरह है वो बनाया जाता है। अब इसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में जो CO2 का उत्सर्जन जो है इन तरीके की प्लांट से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड साथ के साथ सल्फ़र ऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह से निकलता है। तो इस तरीके के जो भी ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है, साथ के साथ में ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकलती हैं, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए इस तरीके का मैकेनिज़्म यूज़ करने की बात की जा रही है, जिससे कि स्टील का प्रोडक्शन भी हो जाए और जो है जो कार्बन है वो भी कम से कम निकले और पर्यावरण का प्रदूषण भी कम हो। तो इसके लिए मैकेनिज़्म लगाया गया है। बेसिकली कौन सा मैकेनिज़्म है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का यूज़ किया जा रहा है, और जब ये हाइड्रोजन बनता है तो आगे चल कर के इसको स्टीम दिया जाता है। पानी और हाइड्रोजन जब आपस में आते हैं तो बाकी चल कर के क्या होता है, केवल जो स्टील बच जाता है, और फिर लास्ट में आपको H2O जो है वो दिखाई देता है कि H2O बन कर के निकला, यानी कि कार्बन की जगह में आपको पानी जो है या वाष्प जो है वो प्राप्त होता है इस पूरे प्रोसेस में। तो बेसिकली ये जो है मैकेनिज़्म जो है वो प्रोसेस के ऊपर में है। ग्रीन स्टील जीवाश्म ईंधन क्या है, एक तरीके से इसका जीवाश्म ईंधन का यूज़ इसमें बिल्कुल नहीं होता, यानी कि कोयले का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता। अब कोयले का यूज़ ही नहीं होगा तो कार्बन निकलेगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही नहीं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ग्रीन स्टील का, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है, आयरन ओर को उसमें डाला जाता है, और आगे चल के जब आप उसके एक तरीके से हीट देते हैं, स्टीम देते हैं, या पानी वगैरह उसमें जब आ जाता है, तो लास्ट में आपको स्टील बन के दिखाई देती है। बिना कार्बन उत्सर्जन के पानी के कण जो है वो निकल जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो ग्रीन स्टील को थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। अगली न्यूज़ क्या है, चाइनाज़ एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान कंप्लीट 8 डे सी ट्रायल। तो यहाँ पर और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो चाइना है, बाकी कंट्रीज़ हैं, अपना जो है एक तरीके से दम दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए हमेशा ट्रायल वगैरह करती रहती हैं। तो बस यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या, फ्यूजियान। तो फ्यूजियान एक चीज़ क्या है, तो सबसे पहले तो ये एयरक्राफ्ट है फ्यूजियान, और किसका है, तो चाइना का है। बस 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बस यही क्वेश्चन बनेगा, फ्यूजियान क्या है, एक तो एयरक्राफ्ट है, किस देश का है, चाइना का है, ठीक है। इसमें और कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए चाइना इस तरीके के प्रदर्शन करता है। अगली न्यूज़ क्या है, इंटरिम बेल को लेकर के है। इस बार इलेक्शन के समय में और अलग से बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं, वहाँ पर क्या हुआ कि जो भी वो होता है बीजेपी और एंटी बीजेपी जो भी कंपनीज पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे नेता ऐसे हुए जिनके ऊपर में ईडी ने बहुत सारे चार्जेस लगाए, फिर वो जेल में गए, और ये एंटरिम बेल वाला मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो हो सकता है कि यहाँ से आपसे टर्म्स वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो एंटरिम बेल के बारे में देखते हैं। बात की जा रही है एंटरिम बेल इज़ ग्रांटेड बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो बात की गई है कि एंटरिम बेल अभी केजरीवाल के ही रिस्पेक्ट में है, कि जब केजरीवाल का पूरा ये इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही थी, वो उस समय जेल में थे, कोर्ट में है, जो ईडी ने मामला डाला कि किसी भी व्यक्ति को जो कि जेल में है उसको कोई भी रियायत नहीं देनी चाहिए, उसको नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। बट केजरीवाल ठहरे सीएम, और उन्होंने सीएम का पद छोड़ा भी नहीं था, तो और साथ के साथ में कोई भी प्रूफ उनके खिलाफ मिल नहीं पाए थे। तो इस बेसिस पे क्या किया गया था, कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीएम को यानी कि केजरीवाल को एंटरिम बेल दे दी गई थी कि वो जाएं और पूरा ये जो इलेक्शन चल रहा था उसमें वो कैंपेनिंग करें, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा आया, इसकी वजह से एंटरिम बेल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं एंटरिम बेल होता क्या है। तो एंटरिम बेल जो होता है नियमित या अग्रिम जमानत होती है। जब भी किसी मामले की पूरी तरीके से सुनवाई जो है, कंप्लीट हियरिंग नहीं हुई होती है, और किसी व्यक्ति को एक तरीके से जमानत देना होता है, तब क्या किया जाता है, एंटरिम बेल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी अवधि जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है, अगर ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति है, जो कि कई बार होता है कि हेल्थ कंडीशंस की वजह से लोग एंटरिम बेल का जो डेट है उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल के मैटर में भी 1 जून को उनको क्या होना था, कोर्ट में पेश होना था और जेल में जाना था, लेकिन उन्होंने बोला कि हेल्थ इश्यूज़ हैं तो मुझे थोड़ी छूट दे दीजिए, बट उनको छूट मिली नहीं। 5 जून के लिए वापस उनको तिहाड़ जेल में भेज दिया गया कस्टडी में, ठीक है। तो एंटरिम बेल बहुत चर्चा में रहा। जाना हमने कि ये अग्रिम जमानत है, जब तक सुनवाई नहीं होती उसके पहले ये दी जाती है। इसकी अवधि टेन्योर जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है।
दूसरी बात यह है कि कौन से आधार पर ये दिया जाता है। तो एक मामला आया था 2001 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिंदर सिंह एवं पंजाब राज्य का मामला। तो इसको याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार इस तरीके का कॉन्सेप्ट कब निकल के आया। तो यहाँ पर बात की गई थी, पहले भी ये सारी चीज़ें थी, आईपीसी जो है हमारे यहाँ पर उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी, लेकिन ये ज़्यादा हाईलाइट कब हुआ, ज़्यादा क्लियर कब हुआ कि किस बेसिस पे इंटरिम बिल दी जाएगी, ये 2001 में परमिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य मामले में हुआ। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट का ही ये मामला था और तब वहाँ पर बताया गया कि अभियुक्त के न्याय से भागने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को बेल दे दिया गया है तो कोई व्यक्ति जो है वो भाग जाएगा। बेल दी जाती है तो उनको देश से बाहर नहीं जाना है, देश के अंदर ही रहना है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। पूछताछ और हिरासत का अगर कोई व्यक्ति इंटरिम बेल मिल गई है तो फिर उसको हिरासत में लेके आप बिना परमिशन के हिरासत में लेकर के पूछताछ नहीं कर सकते। साथ के साथ में अगर चिकित्सा संबंधी कोई गंभीर स्थिति हो जाती है तो भी व्यक्ति को क्या है, तत्काल जो है वो बेल वगैरह दे दी जाती है। और भी अगर व्यापार जो पारिवारिक काम होते हैं, कोई दायित्व होता है, कोई ऐसा चीज़ हो गई कि मान लीजिए कोई आरोपी है, उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब उन बेसिस पे भी इंटरिम बेल दे दी जाती है। और भी कई सारे मामले होते हैं कानूनी, इसको ध्यान में रखते हुए इंटरिम बेल जो है वो समय समय पर चर्चा में रहा। ठीक है, अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया क्या पूरा मुद्दा था। और अंतरिम बेल जो है वो एक तरीके की नियमित या अग्रिम जमानत है। चलते हैं आगे। अगली न्यूज़ क्या है, इंडिया बैक्स पैलेस्टीन बिड फॉर फुल यूएन मेंबरशिप। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबरशिप है, सदस्यता है, उसमें फ़िलिस्तीन के लिए भी शामिल करने की बात की जा रही थी। इसके ऊपर में वोटिंग हुई, लगभग 143 देशों ने क्या किया, फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में सपोर्ट किया, वोट किया। उन्होंने बोला कि इज़राइल जो है वो गलत कर रहा है फ़िलिस्तीन के साथ में, और फ़िलिस्तीन को एक अलग जो कंट्री है उसका दर्जा देते हुए मेंबरशिप दे देनी चाहिए यूनाइटेड नेशन में। तो ये 143 जो देश थे उनमें क्या हुआ, फ़लस्तीन के लिए वोटिंग कराई गई, जिसमें इंडिया ने भी फ़लस्तीन के फेवर में वोट किया है। ठीक है, तो ये जो है न्यूज़ आ गई चर्चा में। अब देख लेते हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो भारत ने फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने के लिए सिफारिश की है, मतदान किया है, फेवर में मतदान किया है। ठीक है, और अमेरिका ने इस चीज़ का विरोध किया था, क्योंकि अमेरिका जो है इजराइल के साथ में उसके संबंध ज़्यादा अच्छे हैं, तो अमेरिका ने इस चीज़ का विरोध किया। उसके बावजूद भी इंडिया ने फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया है। यहाँ पर 143 मेंबर्स ने वोट दिया है फ़िलिस्तीन के पक्ष में। और फ़िलिस्तीन के बारे में अगर जाने तो पहली बार 2011 में जो है यूनाइटेड नेशन की सदस्यता के लिए फ़िलिस्तीन ने सदस्यता के लिए अप्लाई किया था, और उसके बाद से अभी उसके जो उस समय में तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद होती है, जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसमें जो एडिशनल 10 लोग 15 लोग शामिल हो सकते हैं, उसमें जो है फ़िलिस्तीन को सदस्यता मिलने से उस समय वो चूक गया था 2011 में, लेकिन अभी उनके ऊपर में वोटिंग हुई है और सदस्यता के लिए बातचीत की गई। ठीक है, इसके बाद फिर से 2012 में उसने दर्जा बढ़ा करके क्या किया, एक पर्यवेक्षक राज्य का जो दर्जा है या सदस्य का दर्जा है वो क्या कर लिया, यूनाइटेड नेशन में कैप्चर कर लिया, और अभी उसकी पूर्ण सदस्यता की फुल मेंबरशिप की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इजराइल फ़िलिस्तीन की वजह से ये जो पूरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। यहाँ पर एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे दो देशों के बीच में कोई भी विवाद, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही सारा मामला जाता है। ठीक है, अभी आगे हमारे पास एक और टॉपिक आएगा तो वहाँ पर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्या कर लेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल फ़िलिस्तीन और इजराइल के युद्ध की बात करें, लगभग जो है 1946 के बाद से ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फ़िलिस्तीन को लेकर के ये पूरा मामला है तो बहुत लंबा चला आने वाला, लगभग 75 साल से भी ऊपर समय हो गया है इन दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये बहुत पिछले महीने एक तरीके की यूनिक घटना हुई है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, लद्दाख में जो हेनले, जो हमारे यहाँ पर एक सेंटर है जहाँ से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेटरी सेंटर है बेसिकली लद्दाख का हेनले, जो कि वहाँ से हम अंतरिक्ष में, स्पेस में कोई भी घटनाएं होती हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो वहाँ पर हमने ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही सुंदर सी एक तरीके से संरचना देखी। बात क्या है, ये सोलर स्टॉर्म है। सोलर स्टॉर्म क्या होते हैं, सूरज को आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है सूरज के अंदर, बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे जो
न्यूट्रॉन्स हैं, तारे जो हैं वो सूरज के आसपास में हैं और उनके बीच में वो फ्लो की वजह से ही सूरज के पास सबसे ज़्यादा हीट और एनर्जी है। लेकिन क्या होता है कि कई बार पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से या फिर वहाँ पर दो आपस में जो चीज़ें होती हैं, स्टॉर्म जो है सोलर स्टॉर्म बहुत तेज़ गति से चलता है, बहुत तेज़ गर्म हवाएं जब चलने लगती हैं सूरज के आसपास में, तो वो जो लहरें हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं, वो धरती की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं, वो जो एनर्जी है वो धरती की तरफ आने लगती है। तो यही एक तरीके का जो दृश्य है वो पिछले महीने देखने को मिला। ये हेनले ऑब्जर्वेटरी के पास लद्दाख में रात के समय में जो सनलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को उसने क्या किया, धरती की तरफ में एक तरीके से रिफ्लेक्ट किया और इसकी वजह से ये पूरा सुंदर रेड रेड नज़ारा जो है वो देखने को मिला। तो बेसिकली ये होता किसकी वजह से है? सोलर स्टॉर्म की वजह से है। देख लेते हैं कि ये होता क्या है। एक टर्म होता है कोरल मास इजेक्शन का। ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है, इसी की वजह से ये पूरा सोलर स्टॉर्म की ये पूरी घटना हुई है और इतना सुंदर ये नज़ारा देखने को मिला। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है? प्लाज्मा होता है। सन जो है उसके आसपास में प्लाज्मा की लेयर होती है और इसी में जब विस्फोट होता है तो ये कोरोनल मास इजेक्शन होता है। इसी की वजह से ये सोलर स्टॉर्म्स आते हैं और इस तरीके की घटनाएं दिखाई देती हैं। बेसिकली कोरोनल मास इजेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों से जो प्लाज्मा बना होता है उसमें जब तीव्रता बढ़ जाती है, गर्माहट बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसमें विस्फोट हो जाता है और फिर वो धरती की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो कोरोनल मास इंजेक्शन को बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में CEM। और ये जो पूरी घटना है ये बहुत पिछले महीने देखी गई, बहुत ही यूनिक ये घटना थी। इसको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे बताया कि सन के पास में जो प्लाज्मा होता है उसमें बहुत ज़्यादा विस्फोट की वजह से जब वहाँ पर इंटेंसिटी हीट बहुत बढ़ जाती है तो ये पूरा जो है एक तरीके से देखने को मिलता है नज़ारा। तो आपको यहाँ पर ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, कोरोनल मास इंजेक्शन। चलते हैं आगे नए टॉपिक की तरफ। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? रस्किन बॉन्ड के बारे में। बहुत ही फेमस ये चेहरा है और काफ़ी अच्छी बुक्स इन्होंने लिखी हुई है, बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं। ठीक है, और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। नाम पे नहीं जाना है कि ये कहीं फॉरेन कंट्री से रहते होंगे, इंडिया के ही हैं रस्किन बॉन्ड। और अभी इनको साहित्य का एकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1934 में जन्मे हैं, कसौली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। इनकी फेमस बुक की नाम अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में, PCS में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बुक्स और ऑथर के नेम को मैच द फॉलोइंग के लिए पूछा जाता है। तो द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ और रोड्स टू मसूरी टू चेरी, ये जो चीज़ें हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके नाम है। 1992 में इनको सबसे पहले जो उपन्यास है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरादून, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अभी फ़िलहाल इनको एकेडमी फेलोशिप मिलने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। इसके पहले इनको पद्मश्री जैसे अवार्ड मिल चुके हैं, पद्म भूषण और जॉन लेवेनिंग